अस्सलाम वालेकुम। बेटा आप लोगों को ये ज़रा कॉपी कर लें। लिमिटेड कंपनी अकाउंट्स हम स्टार्ट करेंगे आज इंशाल्लाह। इसको थोड़ा कॉपी करें। अब जो हम यहाँ से डिस्कशन स्टार्ट करने जा रहे हैं ना, वो लिमिटेड कंपनी अकाउंट्स के ऊपर हम बात करेंगे और फाइनल अकाउंट्स का एक एरिया है जिसमें हमारी बात हो रही है, राइट? ओके। अच्छा, स्टोरी ये है कि ये वाला एरिया कुछ हद तक जब मैंने कंसोलिडेशन आप लोगों को पढ़ाया था उसकी एक पहली क्लास ली थी। कंसोलिडेशन से पहले एक क्लास ली थी, उसमें मैंने हल्का-सा ज़हन बनाया था। ये टर्मिनोलॉजीज़ आप लोगों को बताई भी थी। अच्छा है एक बार वापस भी बता दूँ तो थोड़ा-सा एक अलाइनमेंट के साथ चलोगे, बिल्कुल एक अलाइन्ड हो जाओगे, ठीक है? तो टॉपिक का नाम है अब लिमिटेड कंपनी अकाउंट्स। देख लें आप, लिमिटेड कंपनी अकाउंट्स। बेटा आप लोगों को याद होगा, आप लोगों ने एक तो पढ़ा था, 3 फॉर्म्स ऑफ बिज़नेस पढ़े थे प्राइवेट सेक्टर में। एक सोल ट्रेडर होता है, एक पार्टनरशिप होता है, एक लिमिटेड कंपनी। सही है? सोल ट्रेडर, वन मैन ओन्ड बिज़नेस होता है, राइट? पार्टनरशिप में क्या होता है? कम से कम 2 लोग होना ज़रूरी है, सही है? 2 हों या 2 से ज़्यादा हों, राइट? और मैक्सिमम 20 पार्टनर्स हो सकते हैं। और तीसरा जो काम होता है वो लिमिटेड कंपनी होता है, ठीक है? लिमिटेड कंपनी की शुरुआत ऐसे है कि पार्टनरशिप में मैक्सिमम 20 की लिमिट है, तो बस 20 लोग से ज़्यादा तो अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकते, तो अब लोगों ने सोचा कि एक ऐसा बिज़नेस बनाएँ जिसमें पूरे-पूरे शहरों की इन्वेस्टमेंट हो, हर आम आदमी भी उसमें इन्वेस्ट कर सके, तो वो लिमिटेड कंपनी का कॉन्सेप्ट आया कि जिसमें कोई भी शेयर खरीद सकता है। जैसे मैं, आप, हम में से कोई हज़ारों, लाखों लोग जो शेयर खरीदना चाहे खरीद ले। तो एक आम आदमी भी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकता है, राइट? ओके। लेकिन जब आम आदमी को इन्वेस्टमेंट की बात आई तो उन्होंने आम आदमी को एक सिक्योरिटी भी दी, शायद आप लोगों को ये बात पता हो और पता होनी चाहिए, लिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी की आपको सिक्योरिटी दी। क्या सिक्योरिटी दी? सिंपल वर्ड्स में, कि अगर आज मैं किसी कंपनी का शेयर 100 रुपए में खरीदता हूँ, आराम से बात सुने, आज की तारीख में अगर मैं किसी कंपनी का शेयर 100 रुपए में खरीदता हूँ ना, और अगर वो कंपनी के अंदर कोई बहुत ही बड़ा अजाब आ गया, एक्सट्रीम अजाब आ गया, कंपनी तबाह हो गई, फना हो गई, दी एंड हो गई, तो मैक्सिमम जो मेरा लॉस एज़ अ शेयर होल्डर मेरा लॉस होगा, मेरा वो शेयर ज़ाया हो सकता है। अगर बहुत बड़ी बुराई आई तो ₹100 का शेयर ज़ीरो का हो जाएगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि कंपनी की एक्टिविटीज़ की वज़ह से कोई मेरे घर नॉक करके मुझसे पैसे माँगे, नहीं। तो लायबिलिटी लिमिटेड है। लायबिलिटी क्या है? लिमिटेड है। बस कंपनी के जो भी एसेट्स होंगे, कंपनी के जो भी एसेट्स होंगे, वो सारे सेल ऑफ होंगे और बस क्रेडिटर्स को पे ऑफ करेंगे और उसके बाद उनको बोलेंगे बाय बाय। कोई शेयर होल्डर के घर नहीं जा सकता, राइट? तो ये एक ओनर को प्रोटेक्शन दी गई है। अगर आप लिमिटेड कंपनी में इन्वेस्ट करते हो तो इन्वेस्टमेंट करने वाले को एक प्रोटेक्शन दी गई है कि मैक्सिमम आपकी इन्वेस्टमेंट ज़ाया हो सकती है। कभी भी कंपनी की एक्टिविटीज़ की वज़ह से कोई आपके घर नॉक करके आपसे पैसे नहीं माँग सकता। तो ये लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी का एक बहुत बड़ा फीचर होता है, लिमिटेड लायबिलिटी। लायबिलिटी इसकी लिमिटेड होती है, राइट? ओके। अच्छा, पहले भी गालिबन आपको कंपनी समझाने के लिए मुल्क समझाया था, कंट्री। देखो ये आमने-सामने मैंने वन्स अगेन लिख दिया है कि सामने देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इधर देखो। एक तरफ है आपके पास एक तरफ है आपके पास कंपनी और एक तरफ ये कंपनी है और ये कंट्री है, सही है? बेटा कंट्री, ये मुल्क किसका है? हमारा है, हम आवाम जनता का है। तो पब्लिक इसके रियल ओनर्स हैं और ये मुल्क का कंट्रोल किसके हाथ में? गवर्नमेंट के हाथ में, और गवर्नमेंट को हम ही लोग अपॉइंट करते हैं वोट दे-दे के। गवर्नमेंट को हम ही लोग अपॉइंट करते हैं वोट दे-दे के, सही है? इसी तरह ये आपके पास लिमिटेड कंपनी के जो ओनर्स होते हैं वो कौन होते हैं? उसके शेयर होल्डर्स होते हैं, सही है?
शेयर का लफ्जी तर्जुमा, शेयर का लफ्जी तर्जुमा सोचो हिस्सा। तो जिसके पास, तवज्जो फरमाइए, जिसके पास कंपनी के शेयर्स होते हैं उनका, उसके पास कंपनी की ओनरशिप में हिस्सा है, उसके पास कंपनी की ओनरशिप में हिस्सा है, राइट। फिर ये शेयर होल्डर्स, लेकिन कंपनी का कंट्रोल किसके हाथ में होता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में होता है। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कौन लोग अपॉइंट करते हैं? शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स वोट दे दे के, शेयर होल्डर्स वोट दे दे के अपॉइंट करते हैं, राइट। ओके, तो देखें आमने सामने, देखें, एक तरफ मैंने लिखा है कंट्री, एक तरफ लिखा है मैंने कंपनी, एक तरफ लिखा है कंट्री, एक तरफ लिखा है कंपनी। कंट्री, ये मुल्क किसका है? इस मुल्क के ओनर्स कौन है? पब्लिक, अवाम, जनता, मासेस, हम लोग, सही है। इसी तरह लिमिटेड कंपनी के ओनर्स कौन होते हैं? उसके शेयर होल्डर्स होते हैं, राइट, शेयर। देन कंट्री, मुल्क का कंट्रोल किसके हाथ में होता है? गवर्नमेंट के हाथ में होता है, और गवर्नमेंट को अपॉइंट करते हैं हम ही लोग वोट दे देके। जबकि जबकि लिमिटेड कंपनी का कंट्रोल होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में। लिमिटेड कंपनी का कंट्रोल होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में, और उनको अपॉइंट करते हैं शेयर होल्डर्स। तो अगर कभी भी इंसान भूल जाए दिमाग से निकल जाए, तो कंट्री, कंपनी को समझने के लिए अपने आप को कंट्री से कंपेयर कर लेना, तो आप रिकॉल हो सकते हैं। पहले एक बार लाइफ में आप लोगों को बताया हुआ है, ओके। अब कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो बहुत अहम है, और वो भी पहले बताई जा चुकी हैं, फिर बता रहा हूँ। टाइप्स ऑफ शेयर होल्डर्स में पहला शेयर होल्डर होता है ऑर्डिनरी शेयर होल्डर। सबसे पहला शेयर होल्डर होता है मेरे बच्चों, जिसको हम कहते हैं ऑर्डिनरी शेयर होल्डर। ऑर्डिनरी शेयर होल्डर, सही है। मैंने आप लोगों को सिखाया था बहुत पहले कि ऑर्डिनरी शेयर होल्डर का वर्ड जब भी आए तो ये बात जहन में आनी चाहिए, मालिक। याद है, एक दिल धड़कना चाहिए, मालिक मालिक। जैसे व्हाट्सएप का देखा है रेड कलर का जो हार्ट धड़कता है, तो बस वैसे ही मालिक 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 मालिक। जहां ऑर्डिनरी शेयर होल्डर का नाम आया, मालिक मालिक मालिक, प्लीज जहन में रखना। तो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स कौन है? दे आर द रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी। ये कंपनी के असली मालिक हैं। दे हैव गॉट द वोटिंग राइट्स। देखो नेक्स्ट लाइन क्या है, दे हैव गॉट द वोटिंग राइट्स इन द एजीएम। एनुअल जनरल मीटिंग में इनके पास वोटिंग राइट्स होते हैं, और ये लोग वोट दे दे के डायरेक्टर्स को और ऑडिटर्स को इलेक्ट करते हैं। ये लोग वोट दे दे के डायरेक्टर्स और ऑडिटर को इलेक्ट करते हैं, ऑडिटर्स को इलेक्ट करते हैं, राइट। इवन आप लोगों ने अब आप लोग आराम से समझ सकते हैं। आप लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा है कंसोलिडेशन, याद है? एक कंपनी दूसरी कंपनी को चलते हुए खरीदती थी। पेरेंट कंपनी सब्सिडरी कंपनी को चलते हुए खरीदती थी। तो जब पेरेंट कंपनी सब्सिडरी कंपनी को चलते हुए खरीदती थी, वो भी थ्रू ऑर्डिनरी शेयर्स ही खरीदती थी, याद है? 50% प्लस ऑर्डिनरी शेयर्स, क्योंकि ऑर्डिनरी शेयर्स के अंदर ही मलकियत है। ऑर्डिनरी शेयर्स के अंदर ही मलकियत है, याद आया? देन एक आम आदमी, एक कॉमन मैन, मैं आप, एक आम आदमी क्यों ऑर्डिनरी शेयर में इन्वेस्ट करेगा? एक आम आदमी क्यों ऑर्डिनरी शेयर्स में इन्वेस्ट करेगा? एक आम आदमी क्यों ऑर्डिनरी शेयर्स में इन्वेस्ट करेगा? बेसिकली दो रीजंस होते हैं, दो तरह के रिटर्न्स होते हैं। एक होता है कैपिटल गेन। कैपिटल गेन क्या होता है? सस्ता शेयर खरीदो, 10 रुपए का खरीद के 15 का बेचो, 100 रुपए का खरीद के 200 का बेचो। ये जो टॉप लगता है ना, दिस इज कैपिटल गेन। इस वजह से भी लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। एंड नंबर टू, ऑर्डिनरी डिविडेंड्स। नंबर टू क्या? ऑर्डिनरी डिविडेंड्स। ये क्या चीज है बेटा? आप जब कंपनी में इन्वेस्ट करते हो ना, तो कंपनी जब पूरा साल जो भी अर्न करती है ना, उस कमाई में से, उस प्रॉफिट में से अपने शेयर होल्डर में कुछ ना कुछ अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो ये जो अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करती है ना, प्रॉफिट को बांटती है, इसको आसान लफ्जों में बोलते हैं ऑर्डिनरी डिविडेंड्स। क्या बोलते हैं भाई? इसको कहते हैं ऑर्डिनरी डिविडेंड्स, ओके। तो एक आम आदमी ऑर्डिनरी शेयर्स में दो वजह से इन्वेस्ट करता है। एक आम आदमी ऑर्डिनरी शेयर्स में दो वजह से इन्वेस्ट करता है, दो वजह से इन्वेस्ट करता है, दो वजह से इन्वेस्ट करता है। नंबर वन, कैपिटल गेन, और नंबर टू, ऑर्डिनरी डिविडेंड्स। हाँ, अच्छा भाई, क्या, एक सवाल है बिल्कुल, क्या ऑर्डिनरी ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स के डिविडेंड फिक्स होते हैं? क्या? नहीं, देयर डिविडेंड्स नॉट फिक्स्ड। मैंने कहा वजह क्या है? आगे से जवाब ये आया, मालिक 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 मालिक। सीधी बात है, सीधी सी बात है। कारोबार सोचो, थोड़ा सा कारोबार सोचो यार। अगर मैं आज अगर अपने इंस्टीट्यूट का ओनर हूँ, सही है, लिमिटेड कंपनी को भी छोड़ो, एक सोल ट्रेडर समझ लो, मैं आज अगर अपने बिजनेस का ओनर हूँ, विल आई गेट फिक्स्ड अमाउंट फ्रॉम माय बिजनेस? नो। अगर 100 स्टूडेंट्स होंगे तो मेरी अर्निंग्स कुछ और होगी, 500 स्टूडेंट्स होंगे तो कुछ और होगी, 1000 होगी तो कुछ और होगी। इसका मतलब आई विल अर्न वेरिएबल, सिंपल। तो मालिक की यही निशानी है कि मालिक फिक्स नहीं कमा रहा होता, वो तो बिजनेस के हिसाब से कमा रहा होता है। तो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर को भी रिटर्न बिजनेस के हिसाब से ही मिलता है, ठीक है। तो ये डायरेक्टर्स की मर्जी है, सुकून से सुने, कि वो $1 पर शेयर का डिविडेंड दें, $2 पर शेयर का दें, $100 पर शेयर का दें, या कुछ भी ना दें और कई सालों तक ना दें। तो ये रिस्क भी है इसमें, ये रिस्क भी है, राइट। तो पहले टाइप का शेयर होल्डर आपके सामने मौजूद है मेरे बच्चों, जिसका नाम है ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स।
ऑर्डिनरी शेयर होल्डर का नाम जब भी जहन में आएगा, मालिक 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 जहन में आएगा। ओके, राइट। हाँ जी, दे हैव गॉट द वोटिंग राइट्स। ये सेकंड लाइन में एक बच्चे ने पूछा क्या लिखा है, ये लिखा हुआ है दे हैव गॉट द वोटिंग राइट्स इन द एजीएम। एजीयू नहीं, एजीएम है। एजीएम एनुअल जनरल मीटिंग। एजीएम की फुल फॉर्म होती है, एजीएम की फुल फॉर्म होती है एनुअल जनरल मीटिंग। एजीएम है, एजीयू नहीं है बेटा, वो जरा ऐसा लग रहा है आपको। चलो ये लिखें जरा, ये लिख लें, नेक्स्ट लाइन लिखें, लिखो आराम से लिखो, एक्टिव एक्टिव एक्टिव, टक 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 लिखो। नाउ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स बेटा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स क्यों कहते हैं? जवाब, प्रेफरेंस का लफ्जी तर्जुमा है तरजीह देना, तरजीह देना, सही है। तो इसको प्रेफरेंस शेयर होल्डर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनको इनको अब सुनो कान लगा के, इनको ऑर्डिनरी वालों पर प्रेफर किया जाता है, इनको ऑर्डिनरी शेयर होल्डर पर प्रेफर किया जाता है। कौन कौन से इवेंट में? मेजर दो इवेंट्स में प्रेफर किया जाता है। नंबर एक डिविडेंड देते वक्त कंपनी लॉ ये कहता है, कानून ये कहता है कि जब तक तुम प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड ना दे दो, ऑर्डिनरी वालों को 1% भी डिविडेंड नहीं दे सकते। जब तक तुम प्रेफरेंस वालों को डिविडेंड ना दे दो, ऑर्डिनरी वालों को तुम 1% भी डिविडेंड नहीं दे सकते। ऑर्डिनरी वालों को तुम 1% भी डिविडेंड नहीं दे सकते। ओके, राइट। बात सुनना, यानी इसका मतलब डिविडेंड जब भी दिया जाएगा तो पहले प्रेफरेंस को देना है, पहले प्रेफरेंस वालों का पेट भरना है, फिर ऑर्डिनरी को दिया जा सकता है, वरना ऑर्डिनरी को नहीं दे सकते, कानून है। नंबर 2, इन दी इवेंट ऑफ लिक्विडेशन, जब कंपनी अल्लाह को प्यारी होगी, जब कंपनी अल्लाह को प्यारी होगी ना, सुनो, तो सबसे पहले जो लोन लिए गए वो वापस होंगे। नंबर 2, प्रेफरेंस वालों का पैसा वापस होगा, और सबसे आखिर में अगर करोड़ों अरबों रुपए बच गए तो करोड़ों अरबों रुपए ऑर्डिनरी वालों को मिलेंगे, कुछ भी नहीं बचा तो ऑर्डिनरी वालों को कुछ भी नहीं मिलेगा। यही मालिक की पहचान है। यही बेटा ऑर्डिनरी वाले ओनर्स थे, ऑर्डिनरी वाले ओनर्स थे। जरा सोचो, अगर आज मैं खुद किसी बिजनेस का ओनर हूं तो बिजनेस खत्म करते वक्त पहले सब लोगों के पैसे चुकाऊंगा ना, जिन जिन के पैसे मुझ पे बनते हैं मैं उनको पैसे चुकाऊंगा, एंड में जो भी बच जाएगा तो वो मालिक का है। तो इसीलिए ऑर्डिनरी वालों का नंबर आखिर में है, ऑर्डिनरी वालों का नंबर लास्ट है, सही है। तो मैं फिर बोल देता हूँ, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनको ऑर्डिनरी पर प्रेफर किया जाता है, इनको ऑर्डिनरी पर प्रेफर किया जाता है, इनको ऑर्डिनरी पर प्रेफर किया जाता है। दो इवेंट्स में बता दिया, एक डिविडेंड में और एक मौत के वक्त जब कंपनी खत्म हो रही होगी। सवाल, सवाल, क्या प्रेफरेंस शेयर होल्डर ओनर्स हैं? जवाब नो, प्रेफरेंस शेयर होल्डर ओनर नहीं है। सवाल, क्या प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, क्या
प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट्स हैं? जवाब नो। सही है। तो ना ये ओनर्स हैं, ना ये ओनर्स हैं, ना इनके पास कोई वोटिंग राइट्स हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सही है। सवाल, क्या इनका डिविडेंड वेरिएबल है या फिक्स है? बेटा इनका डिविडेंड फिक्स होता है। बच्चे ने कहा कैसा होता है? देखो इधर देखो, यहाँ देखो समझाता हूँ। यहाँ देखें, ये नजर आ रहा है आपको? देखो 7%, ये चेक चेक करें, 7% प्रेफरेंस शेयर ऑफ $10 ईच, 7% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ $10 ईच। इसका मतलब कंपनी क्या करेगी? कंपनी आप लोग किसी को भी प्रेफरेंस शेयर इशू करेगी। कंपनी किसी को भी प्रेफरेंस शेयर इशू करेगी और उससे $10 ले लेगी। कंपनी किसी को भी प्रेफरेंस शेयर इशू करेगी, उससे $10 ले लेगी, और उस $10 के बदले उसको पूरा साल गुजरने पर 7%, $10 का 7%, $10 का 7% यानी $0.7 हर साल मिलता रहेगा। सही है। तो इस पे फिक्स रिटर्न है। ऑर्डिनरी वाले पे फिक्स रिटर्न नहीं था, तो ये मोर और लेस सूद वाली कहानी है। ये मोर और लेस सूद वाली कहानी है। राइट, ओके। तो मैंने क्या क्या बात बताई? मैंने ये बात बताई कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को प्रेफरेंस शेयर होल्डर को प्रेफरेंस क्यों बोलते हैं ये बताया, क्योंकि इनको तरजीह देना, और ये मतलब बताया। नंबर 2, प्रेफरेंस वाले ओनर्स नहीं है। नंबर 3, प्रेफरेंस वालों के पास वोटिंग राइट्स भी नहीं है। नंबर 4, प्रेफरेंस वालों का डिविडेंड फिक्स है। प्रेफरेंस वालों का, मेरे अजीज डियर स्टूडेंट्स, डिविडेंड फिक्स है। राइट, ओके। इस तरह अब मैं आपकी खिदमत में प्रेफरेंस शेयर होल्डर की दो टाइप्स भी बताता हूँ। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की मेरे प्यारे बच्चों दो टाइप्स भी आपको बताता हूँ। ये रही दो टाइप्स। एक होते हैं क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स और एक होते हैं नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। एक होते हैं क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स और एक होते हैं नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। ये क्या चीज है? बेटा शायद आप लोगों ने अपनी जिंदगी में अगर स्टैटिस्टिक्स पढ़ा हुआ है तो उसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के टेबल्स पढ़ाए जाते हैं। अगर पढ़ा है तो, वैसे नहीं पढ़ा तो कोई मसला नहीं है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के टेबल्स, क्यूमुलेट का लफ्जी तर्जुमा है टू ऐड, क्यूमुलेट का लफ्जी तर्जुमा है टू ऐड। अब देखो दोनों में फर्क समझो। पहला वाला समझाता हूँ, क्यूमुलेटिव। देखो, एक कंपनी थी जिसने लेटस से क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर इशू किए हुए थे। एक कंपनी ऐसी थी जिसने लेटस से क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए हुए थे। राइट, ओके। हाँ। तो अब अगर पूरा साल गुजरा और साल के एंड पे कंपनी के पास पैसे ही नहीं है, कंपनी के पास लिक्विडिटी इशू है और कंपनी डिविडेंड नहीं दे सकती, तो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर वालों को अगर आपने इस साल डिविडेंड नहीं दिया ना, तो फिर अगले साल डबल देना होगा। सेकेंड ईयर भी नहीं दिया तो तीसरे साल 3 गुना देना होगा। यानी क्यूमुलेटिव वालों का अनपेड डिविडेंड कैरेट फॉरवर्ड हो जाएगा। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर वालों का अनपेड डिविडेंड जो आपने नहीं दिया तो अगले साल डबल देना होगा, इनका डिविडेंड कैरेट फॉरवर्ड होगा, यानी इनको हर हाल में डिविडेंड देना है। आज नहीं दोगे तो कल डबल देना होगा। राइट। जबकि उसके बरक्स जो दूसरी पार्टी है नॉन क्यूमुलेटिव, अगर आपने नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर इशू किए हुए हैं, अगर आपने नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर इशू किए हुए हैं और इस साल अगर आपके पास पैसे नहीं है और आपने डिविडेंड नहीं दिया, तो आप बोलोगे गेट आउट, भागो, और बस अगले साल एक साल का ही दोगे। यानी आसान लफ्जों में देखो, नो कैरेट फॉरवर्ड ऑफ अनपेड डिविडेंड्स। बेटा इसके अनपेड डिविडेंड्स कैरेट फॉरवर्ड नहीं होंगे, इसके अनपेड डिविडेंड्स कैरेट फॉरवर्ड नहीं होंगे, जबकि उसमें हो जाएंगे। तो एक तालिब इल्म, एक इल्म हासिल करने वाला बच्चा एक सवाल पूछता है, उसके जहन में एक सवाल आता है, वो कहता है सर इसका मतलब एज एन इन्वेस्टर ज्यादा रिस्की कौन सा हुआ? एज एन इन्वेस्टर सोच के बताओ, लिखो मुझे जरा बताओ, चैट बॉक्स में बताओ, ज्यादा रिस्की कौन सा हुआ? इन्वेस्टर के एंगल से ज्यादा रिस्की कौन सा हुआ? इन्वेस्टर के एंगल से ज्यादा रिस्की कौन सा हुआ? ये वाला, वेरी गुड, ये रिस्की है, ये रिस्की है, पक्का। ये ज्यादा रिस्की हुआ क्योंकि इसमें इसमें खतरा है। राइट। तो अंग्रेजी में एक कहावत है, आपने सुनी होगी, ग्रेटर द रिस्क ग्रेटर द रिटर्न। अंग्रेजी में एक कहावत है, ग्रेटर द रिस्क ग्रेटर द रिटर्न। तो नॉर्मली नॉन क्यूमुलेटिव वालों को परसेंटेज कंपनी ज्यादा दे रही होती है। अगर कंपनी नॉन क्यूमुलेटिव, व्हाट इज सीएफ? सीएफ का मतलब होता है कैरेट फॉरवर्ड भाई, C/F का मतलब कैरेट फॉरवर्ड मेरे दोस्त। इधर देखें बेटा, इन दोनों में से शेयर होल्डर के लिए ज्यादा रिस्की कौन सा है? नॉन क्यूमुलेटिव। इन दोनों में से शेयर होल्डर के लिए ज्यादा ज्यादा रिस्की कौन सा है? नॉन नॉन क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव। हाँ, राइट। तो अंग्रेजी की कहावत क्या बताई? ग्रेटर द रिस्क ग्रेटर द रिटर्न, ग्रेटर द रिस्क ग्रेटर द रिटर्न। हाँ। तो ऐसी सूरत हाल में नॉन क्यूमुलेटिव वालों को डिविडेंड की परसेंटेज कंपनी ज्यादा देती है क्योंकि वो रिस्क भी ज्यादा ले रहे होते हैं। राइट, ओके। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने क्या क्या बातें बताई हैं, एक शॉर्ट ध्यान में डाल लें। मैंने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को प्रेफरेंस शेयर होल्डर क्यों बोलते हैं ये बताया, ये बताया कि ये लोग ओनर्स नहीं होते, ये बताया कि इनके पास वोटिंग राइट्स नहीं होते, ये बताया कि इनका डिविडेंड का
इनका डिविडेंड का परसेंटेज फिक्स होता है। और फिर मैंने इनकी दो टाइप्स बताई, एक क्यूमुलेटिव और एक नॉन क्यूमुलेटिव। एक क्यूमुलेटिव और एक नॉन क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव क्या है कि अगर क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर को इस साल डिविडेंड नहीं दिया तो अगले साल डबल देना होगा, यानी उनका अनपेड डिविडेंड कैरेट फॉरवर्ड हो जाएगा। और नॉन क्यूमुलेटिव वालों को आपने इस साल नहीं दिया तो अगले साल बस एक साल का ही देना होगा। दैट्स इट, ये है। नाउ राइट दिस प्लीज। हाँ, दोनों मेंशन होंगे। एक बच्चे ने कहा कि आपको बता देंगे, हाँ वो बता देंगे। नाउ डिबेंचर्स, नेक्स्ट नेम इज डिबेंचर्स। ये तीसरा नाम है। डिबेंचर्स को आसान लफ्जों में, पहले आसान लफ्जों में बात करते हैं। देखो सुनो बेटा, जिस तरह एक सोल ट्रेडर, मैं और आप अगर हम सोल ट्रेडर हैं तो भी हम लोन लेते हैं, कभी का बिजनेस को चलाने के लिए लोन भी, डेट फाइनेंस भी लेना होता है, लोन फाइनेंस भी लेना होता है। तो इसी तरह कंपनी भी लोन लेती है। तो कंपनी जिस कागज के टुकड़े पर, जिस कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू, जिस पीस ऑफ पेपर के थ्रू लोन लेती है उसको हम बोलते हैं डिबेंचर्स। जिस पीस ऑफ पेपर के थ्रू, जिस कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू, जिस मुआहदे के थ्रू कंपनी लोन लेती है उसको हम बोलते हैं डिबेंचर्स। राइट राइट। तो आसान लफ्जों में इसका एक नाम होता है लॉन्ग टर्म लोन नोट्स। देखो मैंने यहाँ लिखा है ना, लॉन्ग टर्म लोन नोट्स, लॉन्ग टर्म लोन नोट्स, ठीक है। और कंपनी जिस कागज के टुकड़े के थ्रू लोन लेती है उसको बोलते हैं डिबेंचर्स। देखो, कंपनी टेक्स लोन थ्रू डिबेंचर्स, कंपनी टेक्स लोन थ्रू डिबेंचर्स, डिबेंचर्स, राइट, ओके। तो अब ये कैसी शक्ल का होता है, शक्ल दिखाता हूँ उसकी। देखो इस तरह होता है, ये ऐसा होगा। देखो फॉर एग्जाम्पल 10% डिबेंचर ऑफ $100 ईच, दैट्स इट। सही है। तो बस ये कागज का टुकड़ा होगा जो कंपनी सामने वाले को इशू करेगी और उससे $100 ले लेगी। कंपनी को जिससे भी लोन लेना होगा, कंपनी उसको ये कागज का टुकड़ा लिख के देगी और उससे लोन ले लेगी, राइट, ओके। अब कंपनी जब उसका पैसा यूज कर रही है, सामने वाले से लोन ले लिया, उसका पैसा यूज कर रहे हैं, तो उसको इंटरेस्ट देना होगा, डेफिनेटली इंटरेस्ट देना होगा। तो अब आपको कितना देना होगा अकॉर्डिंग टू दिस लोन नोट, चेक करें। $100 का लोन लिया और 10% का इंटरेस्ट है, 10% का इंटरेस्ट है, तो $100 का 10% कितना होता है, $10, $10। तो एवरी ईयर यू हैव टू पे, यू नीड टू पे $10 इंटरेस्ट। हर साल आपको $10 का इंटरेस्ट देना है। हर साल आपको $10 का इंटरेस्ट देना है, राइट। तो मैं फिर बोल रहा हूँ, डिबेंचर्स क्या है? डिबेंचर्स मींस लॉन्ग टर्म लोन नोट्स। वो पीस ऑफ पेपर, वो मुआहदा, वो कागज का टुकड़ा कि जिसके थ्रू कंपनी लोन लेती है, कंपनी लोन लेती है, जिस पे लिख के कंपनी लोन लेती है, उसको हम बोलते हैं डिबेंचर्स। क्या बोलते हैं? डिबेंचर्स। अच्छा, एक जनरल नॉलेज के लिए कॉमन कॉमन सी बात बता रहा हूँ। पाकिस्तान में, पाकिस्तान में डिबेंचर्स का ज्यादा मशहूर नाम है टीएफसीज। पाकिस्तान में डिबेंचर्स का एक मशहूर नाम है टर्म फाइनेंसिंग सर्टिफिकेट्स। क्या नाम है? टर्म फाइनेंसिंग। ये आपने अक्सर न्यूज में सुना होगा ये नाम, टर्म फाइनेंसिंग सर्टिफिकेट्स, टर्म फाइनेंसिंग सर्टिफिकेट्स। पाकिस्तान में डिबेंचर्स का ज्यादा मशहूर नाम है टर्म
फाइनेंसिंग सर्टिफिकेट्स, टीएफसीज। अक्सर आपने देखा होगा कि यूबीएल ने या फला बैंक ने टीएफसी इशू कर दिए, तो टीएफसी का मतलब ये लोन नोट्स ही होते हैं। टीएफसी टर्म फाइनेंसिंग सर्टिफिकेट्स, ये आपके लोन नोट्स ही कहलाते हैं, राइट? ओके। बच्चे ने कहा कि क्या डिबेंचर्स की भी कोई टाइप होती है? जी हाँ, डिबेंचर्स की भी टाइप है। एक होता है रिडीमेबल डिबेंचर्स और एक होता है इररिडीमेबल डिबेंचर्स। ठीक है, एक होता है रिडीमेबल डिबेंचर्स और एक होता है इररिडीमेबल डिबेंचर्स। पहले एक वर्ड है, उसका मतलब समझें। एक वर्ड है जिसको हम बोलते हैं रिडेम्पशन, एक वर्ड है जिसको हम कहते हैं रिडेम्पशन। रिडेम्पशन, रिडेम्पशन का मतलब रीपेमेंट, रिडेम्पशन का मतलब है रीपेमेंट, रिडेम्पशन का मतलब है रीपेमेंट, रीपेमेंट। हाँ, अब रिडीमेबल डिबेंचर्स क्या है? आसान तरीके से एक मिसाल में समझ लो। बेटा, आज मैंने किसी से जाके लोन लिया, आज मैंने किसी से लोन लिया 1 करोड़ रुपए का और उसको अभी अभी बोल दिया मैं आपको 5 साल बाद लौटा दूंगा। खत्म। एक बंदे से मैंने आज 1 करोड़ रुपए का लोन लिया और अभी अभी लिख के उसको दे दिया कि आफ्टर 5 इयर्स आई विल रीपे, मैं आपको 5 साल बाद लौटा दूंगा। तो इसको बोलते हैं रिडीमेबल लोन, इसको बोलते हैं रिडीमेबल लोन। यानी ऐसा लोन, सुकून से सुने, कान को जोर दें, ऐसा लोन जिसकी रीपेमेंट डेट लोन लेने वाले दिन ही डिसाइड हो गई हो। ऐसा लोन कि जिसकी रीपेमेंट डेट लोन लेने वाले दिन ही डिसाइड हो गई, इसको बोलते हैं रिडीमेबल डिबेंचर्स। उसको क्या बोलते हैं? रिडीमेबल डिबेंचर्स। सही है? पढ़ो, रीपेमेंट डेट इज डिसाइडेड एट द टाइम यू टेक लोन, राइट? जिस टाइम आपने लोन लिया उसी वक्त रीपेमेंट डेट फिक्स हो गई, इसको हम बोलते हैं रिडीमेबल डिबेंचर्स। सही। एक और होते हैं आपके साथ जिसको हम बोलते हैं इररिडीमेबल डिबेंचर्स, उसको हम बोलते हैं इररिडीमेबल डिबेंचर्स। ये क्या होते हैं? इनकी रीपेमेंट डेट अभी फिक्स नहीं होती, अभी फिक्स नहीं होती, यानी जिस दिन आपने लोन लिया उस दिन अभी रीपेमेंट डेट इसकी डिसाइड नहीं हुई, तो ऐसे को हम बोलते हैं इररिडीमेबल डिबेंचर्स। सही है? तो एक होता है रिडीमेबल डिबेंचर्स और एक होता है इररिडीमेबल डिबेंचर्स। रिडीमेबल डिबेंचर वो डिबेंचर है कि जिसकी रीपेमेंट डेट एट द टाइम ऑफ लोन, जिस टाइम आपने लोन लिया है, यू जनरेटेड द लोन, जिस टाइम आपने लोन जनरेट किया उसी टाइम आपने रीपेमेंट डेट फिक्स कर ली है। तो अगर उसी वक्त आपने रीपेमेंट डेट फिक्स कर ली है तो ऐसे लोन को हम बोलते हैं रिडीमेबल लोन, अदरवाइज जो होगा वो इररिडीमेबल होगा, राइट? ओके, प्लीज। चलो सुनो, चाय चाय। नाउ चले, अब एक समझाने के लिए ऐसे ही एक छोटा सा स्केच बना के समझाया गया है। देखें, ये एक इन्वेस्टर है, ये एक इन्वेस्टर है मेरे बच्चों। देखो, ये रहा एक इन्वेस्टर। सही है? ये एक इन्वेस्टर है, इसके पास पैसा है। अगर ये लिमिटेड कंपनी में अपना पैसा लगाना चाहे तो कैसे लगा सकता है? ये लिमिटेड कंपनी के एक तो ऑर्डिनरी शेयर्स बाय कर सकता है, नंबर वन, दिस गाय कैन बाय ऑर्डिनरी शेयर्स। ये लिमिटेड कंपनी में ऑर्डिनरी शेयर्स बाय कर सकता है। नंबर टू, अगर ये चाहे तो ये लिमिटेड कंपनी के प्रेफरेंस शेयर्स भी बाय कर सकता है, और अगर ये चाहे तो लिमिटेड कंपनी के डिबेंचर्स भी बाय कर सकता है। सही है? ओके। ये तीनों में अपना पैसा लगा सकता है। एक आम आदमी अपना पैसा चाहे ऑर्डिनरी शेयर में लगाए, चाहे प्रेफरेंस शेयर में लगाए, चाहे डिबेंचर्स में लगाए। सही है? अब मुझे बताएं, इन तीनों में से मलकियत, ओनरशिप सिर्फ किसमें है? ओनरशिप सिर्फ किसमें है? ओनरशिप है सिर्फ इसमें, मालिक इसमें बनेगा, मालिक इसमें बनेगा ऑर्डिनरी शेयर्स में। ऑर्डिनरी शेयर्स खरीदेगा तो मालिक बनेगा। प्रेफरेंस शेयर में और डिबेंचर्स में ओनरशिप नहीं है, प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर्स में ओनरशिप नहीं है। सही है? इसी तरह ऑर्डिनरी शेयर्स ही हाई रिस्क गेम है। सबसे ज्यादा हाई रिस्क गेम कौन सा है? ऑर्डिनरी शेयर। ये हाई रिस्क है, हाई रिस्क। ओके। ऑर्डिनरी शेयर्स में बहुत रिस्क होती है। अगर आप लोग स्टॉक मार्केट भी वॉच करते हैं तो शेयर्स कहां से कहां तक पहुंचते हैं। कई बार ऐसा भी होता है 50 रुपए का शेयर 1000 रुपए का भी हुआ है। हमारी स्टॉक मार्केट में सामने देखा है, 50 वाला शेयर 1000 का भी हुआ है और 1000 वाला शेयर 150 का भी हुआ है। ये भी हुआ है हमारी मार्केट में। सही? तो ये चीज वो हाई रिस्क है, हाई रिस्क है। लेकिन जबकि इसके कंपैरिजन में
ये जो डिबेंचर्स और प्रेफरेंस शेयर्स हैं, डिबेंचर्स और प्रेफरेंस शेयर्स हैं बेटा, ये लो रिस्क है, ये लो रिस्क है, लेकिन इनका रिटर्न भी कम है। डिबेंचर्स और प्रेफरेंस शेयर्स लो रिस्क है, लेकिन इनका रिटर्न भी कम है, सही ना? वही जो मैंने आपको बात बोली, ग्रेटर द रिस्क ग्रेटर द रिटर्न, ग्रेटर द रिस्क ग्रेटर द रिटर्न। ओके, तो डिबेंचर्स वगैरह में आपका कैपिटल प्रोटेक्टेड होता है, यानी जो आपने इनिशियल इन्वेस्टमेंट की है वो जाया नहीं हो सकती, जबकि ऑर्डिनरी शेयर्स में आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी जाया हो सकती है, सही? यानी आपने 1 करोड़ लगाए तो 10 करोड़ भी हो सकते हैं, और ये 10 लाख में भी कन्वर्ट हो सकते हैं, यानी ओरिजिनल अमाउंट भी आपका जाया हो सकता है। ओके, तो बी केयरफुल, याद रखना इस बात को। लिख लें, नोट डाउन, नोट डाउन, नोट डाउन, नोट डाउन। अब ये एक टर्मिनोलॉजी है, देखें सुने, रिजर्व्स, एक वर्ड है रिजर्व्स, आप लोगों को शायद ये पता होना चाहिए। रिजर्व्स भी हमने हमने एक पैकेट पढ़ा था, शेयर होल्डर इक्विटी का पैकेट, हमने रेशियोज के चैप्टर में, हमने कंसोलिडेशन में शेयर होल्डर इक्विटी का पैकेट पढ़ते थे, याद है? ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल और उसमें सारे रिजर्व्स भी होते थे, याद है? एक पूरा पैकेट पढ़ते थे। तो अब मैं उनके ऑफिशियल नेम्स भी आपको बता रहा हूँ। तो आपको ये बात पता होना चाहिए, जिस तरह हम लोग, हमारे पेरेंट्स रिजर्व्स मेंटेन करते हैं, कुछ लोग अपने बच्चों की शादी के लिए रिजर्व्स मेंटेन करते हैं, कुछ बच्चों की एजुकेशन के लिए रिजर्व्स मेंटेन करते हैं, कुछ कई बार ऐसा होता है कि कोई बड़ी चीज खरीदनी होती है, उसके लिए रिजर्व मेंटेन करते हैं। तो जिस तरह हम लोग डेली लाइफ में रिजर्व मेंटेन करते हैं, सेम इसी तरह लिमिटेड कंपनी भी रिजर्व मेंटेन करती है, सेम उसी तरह लिमिटेड कंपनी भी रिजर्व मेंटेन करती है, राइट? ओके, अब सुने आप, रिजर्व्स दो तरह के हैं, देखें दो नाम लिखे हुए हैं, रिजर्व्स के दो नाम लिखे हुए हैं, एक होता है रेवेन्यू रिजर्व्स और एक होता है कैपिटल रिजर्व्स। एक होता है रेवेन्यू रिजर्व और एक क्या होता है? कैपिटल रिजर्व, सही है? अब अगर कोई मुझे बोले कि आसान आसान डेफिनेशन क्या है, तो मैं आसान डेफिनेशन बताता हूँ रेवेन्यू रिजर्व की, सुनो। रेवेन्यू रिजर्व हर उस रिजर्व को बोलते हैं, रेवेन्यू रिजर्व हर उस रिजर्व को कहते हैं जो प्रॉफिट में से सेव होके बनाया जाए। फिर बोल रहा हूँ, रेवेन्यू रिजर्व हर उस रिजर्व को बोलते हैं जो प्रॉफिट में से सेव होके बनाया जाए। बल्कि मैंने तुम्हें एक बड़ी अच्छी चीज सिखाई थी, मुझे याद आ रही है, जब मैंने तुम्हें इनिशियल लेक्चर दिया था कंसोलिडेशन से पहले वाला, तो मैंने उसमें यूं पढ़ाया था कैपिटल दो तरह से बनता है। मैंने जब तुम्हें सोल ट्रेडर पढ़ाया था तो मैंने कहा था कैपिटल दो तरह से बनता है, याद है? एक कैपिटल की फॉर्म होती है घर से पैसे ले आओ। एक कैपिटल बनाने का तरीका ये होता है, ओनर ओनर की वेल्थ बढ़ाने के लिए आप घर से पैसे लेकर घर से इन्वेस्टमेंट ले आओ, तो भी कैपिटल बढ़ता है। और एक क्या होता है, याद है? बाद में फ्यूचर में कंपनी प्रॉफिट अर्न कर करके, बिजनेस प्रॉफिट अर्न कर करके जो जमा करता है ना प्रॉफिट को, वो भी कैपिटल का हिस्सा है। तो अब देखो, मैंने ये समझ लो, आपको कैपिटल की दो शाखाएं आपके सामने रख दी है, एक का नाम है रेवेन्यू रिजर्व्स और एक का नाम है कैपिटल रिजर्व। सोचना शुरू करो, रेवेन्यू रिजर्व वो रिजर्व है जो प्रॉफिट में से सेव होकर बनता हो, रेवेन्यू रिजर्व वो रिजर्व है जो प्रॉफिट में से सेव होकर बनता हो, यानी प्रॉफिट शेयर होल्डर को ना बांट के बनता हो। मिसाल के तौर पे, एक कंपनी का प्रॉफिट हुआ है इस साल 1 करोड़ रुपए, एक कंपनी का प्रॉफिट यानी नफा हुआ है 1 करोड़ रुपए, और 1 करोड़ रुपए में से उन्होंने 30 लाख रुपए का डिविडेंड दे दिया है। 1 करोड़ रुपए कमाए कंपनी ने और उसमें से 30 लाख रुपए का डिविडेंड दे दिया, तो जो 70 लाख बच गए, जो जमा कर लिए, जखीरा कर लिया, उसका नाम है रेवेन्यू रिजर्व, सही है? तो रेवेन्यू रिजर्व वो रिजर्व है जो प्रॉफिट से सेव होकर बन रहा हो। किससे बन रहा हो बोलो? प्रॉफिट से सेव होके बन रहा हो, प्रॉफिट से सेव होके बन रहा हो। अब इसके आला नाम क्या है? इसके मशहूर तरीन नाम ये रहे, एक नाम है इसका रिटेन्ड अर्निंग, इसका नाम है रिटेन अर्निंग। नाम सोच लो, रिटेन का मतलब जमा कर लेना अर्निंग्स को, अर्निंग्स, रिटेन्ड अर्निंग्स यानी प्रॉफिट को जमा कर लेना। एक और नाम भी इसका लिया जाता है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, प्रॉफिट्स को एक्यूमुलेट कर लेना, प्रॉफिट्स, वही बात हो गई, नाम चेंज है, प्रॉफिट्स को एक्यूमुलेट कर लेना। फिर एक और नाम है जनरल रिजर्व, ये ए लेवल वाले जिन बच्चों ने किया उनको पता होगा, जनरल रिजर्व भी हम मेंटेन करते हैं, जनरल रिजर्व भी प्रॉफिट से मेंटेन करते हैं ताकि खर्चे कर सकें। फिर एक वर्ड है, ये देखो, ये नाम है, ये जरा सा मैं इसको, एक नाम है एनसीए रिप्लेसमेंट रिजर्व, एक नाम है एनसीए रिप्लेसमेंट रिजर्व। एनसीए रिप्लेसमेंट रिजर्व का मतलब नॉन करंट एसेट रिप्लेसमेंट रिजर्व, नॉन करंट एसेट रिप्लेसमेंट रिजर्व। ये क्या चीज है? देखो बेटा, हमारी कंपनी के नॉन करंट एसेट लेटेस्ट से बहुत पुराने हो गए,
तो अब हम चाहते हैं कि अगले साल नए स्प्लिट यूनिट्स या नए मशीनरीज, नए प्लेन्स, नए एयरक्राफ्ट लें। तो ऐसी सूरत हाल में हमें फंड चाहिए होंगे ना, तो हमने इस नीयत से कुछ फंड्स, कुछ प्रॉफिट सेट असाइड कर दिया। हमने इस नीयत से कि अगले साल कुछ एसेट्स बाय करेंगे, इस नीयत से कुछ फंड्स सेट असाइड कर दिए, कुछ प्रॉफिट सेट असाइड कर दिए। इसको बोलते हैं एनसीए रिप्लेसमेंट रिजर्व, नॉन करंट एसेट रिप्लेसमेंट रिजर्व। बच्चे ने कहा सर ये भी रेवेन्यू रिजर्व है। हाँ, क्योंकि सोचें बेसिक्स क्या थी, वो प्रॉफिट से सेव होके बन रहा हो, जो प्रॉफिट से सेव होके बन रहा हो, सही है। तो हर वो रिजर्व जो प्रॉफिट से सेव होके बन रहा होगा, हर वो रिजर्व जो जो प्रॉफिट से सेव होके बन रहा होगा, उसे हम कहते हैं रेवेन्यू रिजर्व। उसे हम क्या कहते हैं? रेवेन्यू रिजर्व, राइट। अच्छा, अब एक चीज मैं आपको बताता हूँ। रेवेन्यू रिजर्व्स को दुनिया भर में एक बड़ा अच्छा नाम देते हैं। रेवेन्यू रिजर्व का एक मशहूर नाम है, रेवेन्यू रिजर्व्स आर आल्सो कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटेबल रिजर्व्स। रेवेन्यू रिजर्व्स आर आल्सो कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटेबल रिजर्व्स। रेवेन्यू रिजर्व्स को डिस्ट्रीब्यूटेबल रिजर्व्स भी कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेबल रिजर्व्स भी बोलते हैं। रेवेन्यू रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूटेबल रिजर्व भी बोलते हैं। क्यों? सुनो बेटा, सामने देखें। रेवेन्यू रिजर्व किससे बनता है? प्रॉफिट से सेव होके बनता है। रेवेन्यू रिजर्व किससे बनता है? बोलो भाई, प्रॉफिट से सेव होके बनता है। और प्रॉफिट शेयर होल्डर का है, प्रॉफिट शेयर होल्डर का है। प्रॉफिट के अंदर ये सलाहियत है कि वो डिविडेंड की फॉर्म में बट सकता है। प्रॉफिट के अंदर ये सलाहियत है कि वो डिविडेंड की फॉर्म में बट सकता है। तो यही सलाहियत रेवेन्यू रिजर्व में भी ट्रांसफर हो जाती है। भाई रेवेन्यू रिजर्व प्रॉफिट से बना है ना, और प्रॉफिट हम बांट सकते हैं। तो इसी तरह हम रेवेन्यू रिजर्व को भी शेयर होल्डर में बांट सकते हैं जब चाहें। हम रेवेन्यू रिजर्व को शेयर होल्डर में डिविडेंड की फॉर्म में बांट सकते हैं। So revenue reserves are also called distributable reserves. Okay. Now the second name is capital reserve. The second name is capital reserves. Capital reserves क्या है? बेसिक डेफिनेशन ध्यान में रखो, उसकी उल्टी है। रेवेन्यू रिजर्व वो थे जो प्रॉफिट से सेव होके बने थे ना, तो कैपिटल रिजर्व वो रिजर्व है जो प्रॉफिट से सेव होके नहीं बने। फिर बोल रहा हूँ, रेवेन्यू रिजर्व्स वो रिजर्व थे जो प्रॉफिट से सेव होके बने थे, तो कैपिटल रिजर्व वो रिजर्व है जो प्रॉफिट से सेव होके नहीं बने, यानी ये नॉन ट्रेडिंग एक्टिविटीज से जनरेट हुए हैं। कैपिटल रिजर्व्स नॉन ट्रेडिंग एक्टिविटीज से जनरेट हुए हैं, यानी ये वो पैसा है जो शेयर होल्डर के घर से आया है। समझ लो इनिशियल, ये वो पैसा है जो शेयर होल्डर के घर से आके जनरेट हुआ है। ये वो पैसा है जो शेयर होल्डर के घर से आके जनरेट हुआ, यानी ये प्रॉफिट में से सेव होके नहीं बना। ये प्रॉफिट में से सेव होके नहीं बना, प्रॉफिट में से सेव होके नहीं बना है, प्रॉफिट में से सेव होके नहीं बना है, राइट। अच्छा, कैपिटल रिजर्व जब प्रॉफिट से नहीं बना तो दे आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेबल रिजर्व। ये शेयर होल्डर में कैश डिविडेंड की फॉर्म में नहीं बढ़ सकता, कैश डिविडेंड की फॉर्म में नहीं बढ़ सकता। हाँ, जब कंपनी अल्लाह को प्यारी होगी, दुनिया से जा रही होगी, तब तो हर चीज बढ़ती है। जब कंपनी अल्लाह को प्यारी हो रही होती है, दुनिया से जा रही होती है, फिर तो सारे रिजर्व बढ़ते हैं। लेकिन चलते हुए बिजनेस में आप कैपिटल रिजर्व को कैश की फॉर्म में नहीं बांट सकते, कैपिटल रिजर्व को कैश की फॉर्म में बांट नहीं सकते। अब इसका एक नाम मैंने यहाँ लिखा है शेयर प्रीमियम, एक नाम मैंने इसका आपके सामने लिखा है शेयर प्रीमियम। उम्मीद है, मैं अच्छा गुमान रख रहा हूँ कि आपको शेयर प्रीमियम याद होगा, मैंने एक बार पढ़ाया भी है। शेयर प्रीमियम आप लोगों को थोड़ा सा याद होगा, एक बार मैंने लाइफ में पढ़ाया भी है, इसकी 4-5 एंट्रीज भी बनवाई थी, इसकी 4-5 एंट्रीज भी बनवाई थी। लेकिन बहरहाल फिर भी मैं आपको बनवा दूंगा, ये लिख लें पहले, ये थोड़ा सा नोट डाउन कर लें, फिर मैं भी आपको सब याद दिलाता हूँ, सब हो जाएगा। मैं एक बार फिर बोल देता हूँ,
कैपिटल रिजर्व वो रिजर्व है जो आसान लफ्जों में जो प्रॉफिट से सेव होके नहीं बना है, बस ये ध्यान में रख लो। बेस्ट डेफिनेशन ये जो प्रॉफिट से नहीं बना है, राइट। तो फिर कैसे बन सकता है? शेयर होल्डर के घर से पैसा आ रहा है, शेयर होल्डर के घर से जो पैसा आ रहा है, जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट आती है जब आप शेयर इश्यू करते हो, तो वहां से बनता है। तभी इसके आगे मैंने एक नाम लिख दिया, शेयर प्रीमियम। शेयर प्रीमियम। अब देखें, शेयर प्रीमियम बताने से पहले तो देख लें, यहाँ देखें, ये भी कुछ पुरानी टर्मिनोलॉजीज हैं, ये भी कुछ पुरानी टर्मिनोलॉजीज हैं जो आपने सब ने पहले लिखी हुई भी हैं। ये कुछ पुरानी टर्मिनोलॉजीज हैं जो आपने पहले लिखी हुई भी हैं, पढ़ी हुई भी हैं। एक होती है फेस वैल्यू और पार वैल्यू पर शेयर। एक होती है फेस वैल्यू और पार वैल्यू पर शेयर। व्हाट इज फेस वैल्यू और पार वैल्यू पर शेयर? आसान लफ्जों में इसका नाम सोचें। फेस वैल्यू क्या है? जो शेयर के फेस पे लिखी हुई होगी, जो शेयर के फेस पे प्रिंटेड होगी, राइट। फिक्स बाय लॉ, नॉर्मली ये लॉ की तरफ से फिक्स होती है। जैसे हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में 99% शेयर्स की फेस वैल्यू है। पाकिस्तान में 99% शेयर्स की फेस वैल्यू ₹10। हमारे मुल्क में ₹10 है। हमारे मुल्क में 99% शेयर्स की फेस वैल्यू, पार वैल्यू ₹10। सही है, हर मुल्क में अपनी अपनी है, तो ये बाय लॉ फिक्स होती है। और सबसे अहम बात, कंपनी ऑलवेज रिकॉर्ड इट्स ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल एट इट्स फेस वैल्यू। कंपनी जब भी शेयर इशू करती है, कंपनी जब भी शेयर इशू करती है, तो अपने शेयर कैपिटल को इसी फेस वैल्यू पर रिकॉर्ड करती है। अपने शेयर कैपिटल को इसी फेस वैल्यू और पार वैल्यू पर रिकॉर्ड करती है। इसी फेस वैल्यू और पार वैल्यू पर रिकॉर्ड करती है। फेस वैल्यू और पार वैल्यू पर ही रिकॉर्ड करती है। तो मैं फिर बोल दूं, फेस वैल्यू क्या है? जो शेयर के फेस पे प्रिंटेड होती है, एक। नंबर टू, ये बाय लॉ, लॉ की तरफ से गिवन होती है, लॉ हमें देता है ये वैल्यू, राइट। पाकिस्तान में इसकी वैल्यू ₹10 है, फेस वैल्यू 99% कंपनीज की। और नंबर थर्ड क्या है? कंपनी ऑलवेज रिकॉर्ड इट्स ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल एट इट्स फेस वैल्यू। कंपनी ऑलवेज रिकॉर्ड इट्स ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल एट इट्स फेस वैल्यू, राइट। ओके, डन। अब दूसरा नाम है आपके पास मार्केट प्राइस पर शेयर। दूसरा नाम है आपके पास मार्केट प्राइस पर शेयर। मार्केट प्राइस पर शेयर, देखो अब ये नाम क्या है? एक थी फेस वैल्यू, एक है मार्केट वैल्यू। एक थी फेस वैल्यू, एक है मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू या मार्केट प्राइस पर शेयर का मतलब शेयर्स की प्राइस मार्केट में। शेयर्स की प्राइस मार्केट में। अब बताओ, शेयर्स की मार्केट कौन सी होती है? स्टॉक एक्सचेंज। शेयर्स की मार्केट क्या होती है? स्टॉक एक्सचेंज। तो मार्केट प्राइस पर शेयर का मतलब शेयर्स की प्राइस स्टॉक एक्सचेंज में। शेयर्स की प्राइस स्टॉक एक्सचेंज में। अब जरा सोचें, स्टॉक एक्सचेंज में जो शेयर प्राइस होती है, क्या वो फिक्स होती है? ना। स्टॉक एक्सचेंज में जो शेयर प्राइस होती है, क्या वो फिक्स होती है? ना। आप अभी स्क्रीन, आज तो बंद है मार्केट, लेकिन जिस दिन मार्केट खुलेगी आप देख लेना, हर अगले सेकंड में वो चेंज हो रही होती है। डिमांड सप्लाई, बाइंग सेलिंग के प्रेशर, सेलिंग बाइंग, सेलिंग बाइंग, सेलिंग बाइंग की वजह से प्राइस फ्लक्चुएट हो रही होती है। प्राइस फ्लक्चुएट हो रही होती है, प्राइस फ्लक्चुएट हो रही होती है, सेलिंग और बाइंग की वजह से प्राइस फ्लक्चुएट हो रही होती है। हाँ, राइट। ओके, ये डिपेंड करती है मार्केट प्राइस पर शेयर कंपनी की अपनी परफॉर्मेंस पे, कंपनी की अर्निंग्स पे, कंपनी की न्यूज के ऊपर, इवन मुल्क के हालात के ऊपर, स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस के ऊपर, इंटरेस्ट रेट के ऊपर, इन्फ्लेशन रेट के ऊपर। ऐसे हजारों फैक्टर्स होते हैं जो स्टॉक मार्केट को हिट करते हैं। तो देखो, मार्केट प्राइस पर शेयर क्या लिखिए? प्राइस ऑफ शेयर इन स्टॉक एक्सचेंज। इन स्टॉक एक्सचेंज, सही है। देन नॉट फिक्स, ये फिक्स नहीं होती, चेंजेस डेली, डिपेंड्स ऑन कंपनीज परफॉर्मेंस एंड मैनी अदर फैक्टर्स, राइट। एंड मैनी अदर फैक्टर्स, एंड मैनी अदर फैक्टर्स, प्लीज नोट डाउन, नोट डाउन कर लें। अब एक वर्ड है, देखो मैंने अभी जो ऊपर शेयर प्रीमियम लिखा था ना, देखो शेयर प्रीमियम क्या है? द एक्सेस ऑफ इशू प्राइस ओवर फेस वैल्यू इज कॉल्ड शेयर प्रीमियम। द एक्सेस ऑफ इशू प्राइस ओवर फेस वैल्यू इज कॉल्ड शेयर प्रीमियम। यहाँ देखें, मैं आपको सिर्फ जस्ट फॉर अ रिकॉलिंग, लिटिल रिकॉलिंग, देखें। आज हमारी कंपनी ने नंबर ऑफ शेयर्स इशू करने, नंबर ऑफ शेयर्स
टू बी इशूड 5,000 शेयर्स हमने इशू करने हैं, ठीक है। 5,000 शेयर्स हमने इशू करने, राइट। हमारे एक एक शेयर की फेस वैल्यू है $1। फेस वैल्यू कितनी है? $1, ठीक है। लेकिन हमारा स्टॉक मार्केट में शेयर प्राइस हो गई है $9। बेटा फेस वैल्यू 1 है और स्टॉक मार्केट में हमारा शेयर चल 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 के $9 तक पहुंच गया, और पहुंच सकता है, अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, अच्छी चीजें हैं सब, तो $9 तक पहुंच गया। तो अब कंपनी ने सोचा है कि कुछ नए शेयर और इशू करेंगे। अब कंपनी ने कहा है कि हम कुछ नए शेयर और इशू करेंगे, सही है। तो अब जो कंपनी नए शेयर इशू करेगी, तो आप सब एक चीज सोच के बताएं कि क्या कंपनी फेस वैल्यू पे शेयर इशू कर देगी? फेस वैल्यू पे नहीं, जबकि मार्केट में लोग हमारा शेयर $9 में खरीद रहे हैं, जिंदा मार्केट में, रियल मार्केट में लोग हमारा शेयर $9 में बाय कर रहे हैं, घाक मौजूद है। तो क्या हमारा दिमाग खराब है हम $1 में इशू करेंगे? तो हमने कहा हम अपनी इशू प्राइस भी, हमने कहा एक सेकेंड होल्ड, एक सेकेंड होल्ड ना, स्क्रीन शेयरिंग बंद हो गई है। कर रहा हूँ शेयर स्क्रीन। चलिए यहाँ देखें प्लीज। अब क्या है, तो हमारा एक शेयर मार्केट में $9 का है, तो हमारा दिमाग खराब है कि हम $1 में इशू कर देंगे। हमने कहा नहीं, हम $9 में इशू करेंगे। तो हमने इशू प्राइस कितनी रखी है बेटा? इधर देखें, इशू प्राइस हमने रखी है $9, ठीक है। बहुत कॉन्फिडेंस से बेटा, अब ये कोई मुश्किल चीज नहीं, आप पहले पढ़ भी चुके हैं, कॉन्फिडेंस लाए, आराम से सीखेंगे यार। अब इतना कोर्स जब बंदा पढ़ लेता है तो ऑटो पायलट हो जाता है। इतना पढ़ने का तब आप ऑटो पायलट हो यार, आराम से जा सकते हो। अब सुनो बेटा, आपने एक एक शेयर $9 में इशू कर रहे हो, और एक एक शेयर की फेस वैल्यू $1। नाउ व्हाट इज शेयर प्रीमियम? देखो डेफिनेशन पढ़ो। द एक्सेस ऑफ इशू प्राइस ओवर फेस वैल्यू इज कॉल्ड शेयर प्रीमियम। तो फेस वैल्यू से कुछ हमने ज्यादा चार्ज किया जी, बिल्कुल। तो वो जो अमाउंट है वो प्रीमियम होगा, $8 का, ये आपके पास प्रीमियम है, ओके। अब लेट्स मेक अ डबल एंट्री, डबल एंट्री बनाए। अच्छा बताओ, हमने कितने शेयर इशू किए हैं? हमने 5,000 शेयर इशू किए हैं। हमने 5,000 शेयर इशू किए हैं भाई, और एक शेयर पे हमें पैसा कितना मिल रहा है? $9। हमने 5,000 शेयर इशू किया और एक शेयर की इशू प्राइस रखी है $9, तो $9 आ रहे होंगे। तो 5,000 मल्टीप्लाई बाय 9, 5,000 मल्टीप्लाई बाय 9 45,000 होते हैं। तो बेटा हमारे पास पैसे आए, तो बैंक को हम डेबिट कर देंगे 45,000 से, ठीक है। अब बहुत प्यार से सोचें, ये पैसा ओनर्स, जो शेयर होल्डर्स हैं जिन्होंने पैसा भेजा है, वो ओनर्स है ना। तो आप सबने बचपन से पढ़ा है, ओनर जब भी पैसा डालता है कंपनी में तो कैपिटल बढ़ता है। ओनर जब भी पैसा कंपनी में इंजेक्ट करता है तो कैपिटल बढ़ता है, तो अब आपका शेयर कैपिटल बढ़ेगा। अभी मैंने ऊपर लिखवाया था कि वी ऑलवेज रिकॉर्ड शेयर कैपिटल, वी ऑलवेज रिकॉर्ड शेयर कैपिटल एट फेस वैल्यू। तो अब देखो कितने शेयर्स हैं? 5,000 शेयर्स हैं, और एक एक शेयर की फेस वैल्यू 1 है। तो 5,000 इंटू 1, ये देखो OSC, याद है नाम मैंने लिखा सिखाया था, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल 5,000 से क्रेडिट हो जाएगा। और शेयर प्रीमियम कितना होगा? $8 मल्टीप्लाई बाय 5,000 करो, ठीक है। ये आपके पास आ जाएगा शेयर प्रीमियम, ये आप हजरात के पास आ जाएगा शेयर प्रीमियम, ये आप हजरात के पास आ जाएगा शेयर प्रीमियम, ओके। पक्की बात है? ठीक है, ये एंट्री आप लोगों ने लाइफ, अब देखो ये जो एंट्री है, जो शेयर प्रीमियम नजर आ रहा है, अब अपने जमीर की अदालत में फैसला करो, क्या ये शेयर प्रीमियम प्रॉफिट से जनरेट होकर आया? नहीं, ये तो शेयर होल्डर के घर से आया, ये प्रॉफिट से जनरेट होकर नहीं आया। तो ये रेवेन्यू रिजर्व नहीं है, ये रेवेन्यू रिजर्व नहीं है, देख लें।
चलो अब यहां से हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेयर इशू, डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेयर इशू, डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेयर इशू। ओके, चलो ये जो मैंने लिखा हुआ है कॉपी करो, कॉपी करो। पहला नाम है राइट इशू। ये देख लें किसी बच्चे ने अगर कॉपी ना किया हो, सॉरी किसी ने कॉपी ना किया हो तो ये देख लें। अब देखें, इन्वॉल्व हो गई बच्चों। अब हम यहाँ से डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेयर इशू पढ़ रहे हैं। एक नाम मैंने लिखा है राइट इशू। राइट इशू, राइट से मुराद है, राइट्स आपने सुना होगा ना, राइट का मतलब है हुकूक, हुकूक। जैसे नहीं होता वुमेन्स राइट्स, लेबर्स राइट्स, हाँ, तो सब इसी तरह ये राइट्स हैं, राइट इशू है। सर है क्या इसका फलसफा सुनो। अज्यूम करते हैं कि आज से 5 साल पहले हमारी कंपनी दुनिया में आई थी। आज से 5 साल पहले प्यारे बच्चों हमारी कंपनी दुनिया में आई थी। उस टाइम कोई हमें नहीं जानता था, उस टाइम कोई हमारा नाम नहीं था, कोई हमें नहीं जानता था। तो कुछ लोगों ने हम पे ट्रस्ट, हम पे एतबार करके हमारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट की। कुछ लोगों ने आज से 5 साल पहले हम पर एतबार करके इन्वेस्टमेंट की। तो भाई जिन लोगों ने हम पर पहली बार एतबार किया तो उनका हम पे एहसान है ना, उनका हम पे एहसान है ना। तो अब ये राइट इशू का फलसफा ये कहता है कि हम एहसान फरामोशी नहीं करेंगे। राइट इशू का फलसफा ये कहता है कि आज के बाद हम फ्यूचर में जब भी शेयर इशू करेंगे तो सबसे पहले अपनों को, अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को इनवाइट करेंगे। सबसे पहले अपनों को यानी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को इनवाइट करेंगे, अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को इनवाइट करेंगे, इनवाइट करेंगे, राइट। क्योंकि उन्होंने हम पे एतबार किया था तो पहला राइट इनका है, पहला राइट इनका है कि हम इनको इनवाइट करें। सही है, तो पढ़ें क्या लिखा हुआ है। issue of ordinary shares for cash to existing shareholders, issue of ordinary shares for cash to existing shareholders, issue of ordinary shares for cash to existing shareholders, to existing shareholder। ये वर्ड याद ना, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। ऑर्डिनरी शेयर्स को हम, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को हम अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को शेयर इशू कर रहे हैं फॉर कैश, फ्री इशू नहीं है, पैसे ले रहे हैं, टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। सही है। अगली लाइन में लिखा है इट्स अ सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर कंपनीज। यस बेटा, कंपनी के अंदर पैसे आके गिरेंगे, कंपनी के अंदर पैसे आके गिरेंगे, तो यस इट इज अ सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर कंपनी। ये कंपनी के लिए एक सोर्स ऑफ फाइनेंस है, कंपनी के लिए सोर्स ऑफ फाइनेंस है। तो मैंने क्या क्या बताया, राइट्स का मतलब बताया हुकूक, कि ये हमारे, यहाँ देखें, ये हमारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स का राइट्स है कि सबसे पहले हम अपनों को इन्वाइट करें। सबसे पहले किसको इन्वाइट करें, अपनों को इन्वाइट करें। तो राइट इशू इज बेसिकली इशू ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स फॉर कैश to existing shareholders, issue of ordinary shares for cash to existing shareholders, right? Number 2, it's a source of finance, it's a source of finance for companies, it's a source of finance for companies, कंपनी के लिए एक सोर्स ऑफ फाइनेंस है। अब मैं आपको एक जबरदस्त एडवांटेज बता रहा हूँ, राइट इशू का एक एडवांटेज बता रहा हूँ, लेकिन आप सबने गौर से मेरी तरफ देख के सुनना है तो समझ जाएंगे आप लोग। और ये एग्जाम में आ चुका है, कुछ बच्चों का आया, ये थ्योरी में आता है। सुनो, अज्यूम करते हैं कि मैं एक फिजिकल क्लास ले रहा हूँ, मेरे सामने 5 बच्चे बैठे हुए हैं। और से सुने, मैं एक फिजिकल क्लास ले रहा हूँ, मेरे सामने 5 बच्चे बैठे हैं। ये 1 2 3 4 और 5, ये 5 बच्चे बैठे हैं। देखो लाइन ड्रॉ की है। समझ लो ये मेरी कंपनी के 5 शेयर होल्डर हैं, समझ लो मेरी कंपनी के 5 शेयर होल्डर हैं, और हर शेयर होल्डर को मैंने आज तक 10-10 शेयर इशू किए हैं।
हर एक को मैंने 10-10 शेयर इश्यू किए हैं। ये जो एक-एक शेयर होल्डर है ना, उसको मैंने 10-10 शेयर इश्यू किए हैं। तो इसका मतलब बेटा मैंने आज तक, तवज्जो इधर, आज तक मैंने टोटल 50 शेयर इश्यू किए हैं। आज तक मैंने टोटल 50-50 शेयर्स इश्यू किए हैं। मैंने आज तक टोटल 50 शेयर्स इश्यू किए हैं बस, सही है? और 5 लड़कों को इश्यू किए हैं, पाँचों के पास 10-10 शेयर हैं। समझ लो मेरे सामने 5 बच्चे बैठे हुए हैं, सबके पास मेरी कंपनी के 10-10 शेयर्स हैं। तो टोटल आज तक मैंने 50 शेयर इश्यू किए हैं। अब देखो, उसमें से एक ये वाला बंदा जो है ना, ये इसका नाम है, ये मिस्टर ए है। देखो इसका नाम मैं लिख रहा हूँ मिस्टर ए। तो जरा मैं मिस्टर ए की एग्जिस्टिंग होल्डिंग बताऊं, एग्जिस्टिंग होल्डिंग परसेंटेज बताता हूँ। उसका वोटिंग पावर होता है होल्डिंग परसेंटेज। इधर देखो, मैंने ऑलरेडी टोटल शेयर कितने इशू हुए हैं? 50। तवज्जो, मैंने टोटल शेयर कितने इशू किए हैं? 50। और मिस्टर ए के पास कितने? 10। तो 10 डिवाइड बाय 15 टू 100, बेटा इसका वोटिंग राइट है 20%। इसका वोटिंग राइट है 20%। तो राइट नाउ 5 शेयर होल्डर्स हैं, हर एक के पास 10-10 शेयर है। मैथ्स सोचो, तो हर एक का वोटिंग परसेंटेज 20% बनेगा। हर एक का वोटिंग परसेंटेज 20% बनेगा। अब कंपनी ने क्या करा था देखें। कंपनी ने, जो मैं कंपनी हूँ, मैंने आज एक 1 फॉर 10 का राइट इशू किया। मैंने इन सबको बोला कि मैं 1 फॉर 10 का राइट इशू कर रहा हूँ। देखो 1 फॉर 10 का राइट इशू, इसका मतलब क्या है बेटा? देखें कि जिसके पास 10 शेयर हैं उसको एक शेयर और मिल जाएगा। जिसके पास भी 10 शेयर्स हैं उसको एक शेयर और मिल जाएगा। जिसके पास भी 10 शेयर हैं उसको एक शेयर और मिल जाएगा। हाँ, तो 11, इसका मतलब क्या होगा? 1 फॉर 10 का राइट इशू किया तो हर एक के पास 10-10 शेयर थे। मेरे 5 के 5 शेयर होल्डर के 10-10 शेयर थे, तो सबको एक-एक शेयर और मिलेगा। इसको भी एक मिला, इसको भी एक, इसको भी एक, इसको भी एक, इसको भी एक। तो अब जरा सोचें, एक-एक बंदे के पास 11-11 शेयर हो गए। एक-एक बंदे के पास एक-एक शेयर होल्डर, जिन-जिन के पास पहले 10-10 थे, उनको एक-एक और मिला तो 11-11 शेयर हो गए। और टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इश्यूड अब कितने हो जाएँगे? आफ्टर राइट इश्यू होल्डिंग परसेंटेज। ये देखो, इधर देखो, अब मिस्टर ए के पास कितने शेयर हो गए हैं? देखें, अब मिस्टर ए के पास कितने शेयर हो गए? 11 शेयर हो गए। अब मिस्टर ए के पास 11 शेयर हो गए और टोटल शेयर्स अब हमारे इशूड हो गए 55। बेटा मिस्टर ए के पास 11 हो गए और टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इशूड 55 हो गए, इनटू 100 करो। Again your holding percentage is 20%. 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 ठीक है? तो देखो, आंखें खोल के देखो, ये राइट इशू का एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। मैं बोलने जा रहा हूँ, आप सुने। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स का वोटिंग परसेंटेज, वोटिंग पावर अनअफेक्टेड रहता है। राइट इशू की वजह से एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर का वोटिंग राइट अनअफेक्टेड रहता है। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर का वोटिंग राइट अनअफेक्टेड रहता है। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर का वोटिंग पावर अनअफेक्टेड रहता है। ओके, तो पहले भी देखो उसके पास 20% राइट थे, पहले भी 20% वोट थे, अब भी 20% है। अब अगर जो अकलमंद लोग हैं वो ये सोचें, अगर ये 5 शेयर मैं अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को नहीं देता, प्लीज सुने, अगर ये 5 शेयर मैं अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को नहीं देता बल्कि किसी छठे बंदे को देता, मैं किसी 6 बंदे, किसी नए बंदे को देता, तो बेचारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर का फिर वोटिंग पावर कम हो जाता। बेचारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर का वोटिंग पावर फिर कम हो जाता। सोच लो, मैथमेटिकली जवाब मिलेगा। सही। तो राइट इशू का एडवांटेज है कि जब आप शेयर्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को दे रहे होते हो तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स का वोटिंग पावर या वोटिंग परसेंटेज या होल्डिंग परसेंटेज अनअफेक्टेड रहती है। सही। ये लिखें, ये लिख लें, एग्जांपल लाजमी लिखनी है।
बेटा लिख लीजिए प्लीज। अब एक गेम सुनो, देखो एग्जामिनर कितना बड़ा डॉज डॉज कैसे देता है। यहां से हम बच्चों को क्या पढ़ा के भेजते हैं, देखिए मेरी लाइन पढ़े, मैंने क्या लाइन लिखवाई हुई है, आप पढ़ें। वोटिंग राइट्स यानी वोटिंग परसेंटेज, देखो मैंने लिखा है वोटिंग राइट्स परसेंटेज ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स रिमेन सेम, ये लिखवाया है ना। मैंने यहां से क्या पढ़ा के भेजा है बच्चे को कि एग्जिस्टिंग, वर्ड सुनना, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर का वोटिंग परसेंटेज वोटिंग पावर सेम रहता है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर का वोटिंग परसेंटेज और वोटिंग पावर सेम रहता है, ये पढ़ाया है ना। एग्जामिनर्स एमसीक्यू में क्या पूछता था, ट्रू एंड फॉल्स थ्योरी का, ये बच्चों का आया है कि नंबर ऑफ, देखो वो बच्चे के जहन में होता है सेम, सेम वर्ड जहन में होता है, देखो अब वो इससे खेल जाता है। वो क्या बच्चे को बोलता था, नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ, नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर रिमेन सेम, गलत, ये फॉल्स है। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स चेंज हुए, 10 से 11 शेयर हो गए, पहले उसके पास 10 थे अब 11 हो गए, पहले उसके पास 10 शेयर थे अब 11 हो गए, नंबर ऑफ शेयर चेंज हुए लेकिन हाँ परसेंटेज चेंज नहीं हुई। मैंने आपको क्या पढ़ा के भेज रहा हूँ, परसेंटेज चेंज नहीं हुई। एग्जामिनेशन में वो क्या पूछ लेता है कि यार नंबर ऑफ शेयर्स ही सेम रहे हैं, गलत बात, ये बात गलत है। सही है, तो होश में रहें, छोटी छोटी चीजें है, छोटी छोटी चीजें, लेकिन मार्क्स लूज हो जाते हैं इससे। ये लिख लिया, बोलो कॉपी कर लिया, बोलो बोलो भाई, कॉपी, कॉपी कर लिया बोले। चलो अब मैं यहाँ आपके सामने कुछ क्वेश्चन लिखता हूँ, बहुत आसान आसान सवाल आते हैं, आहिस्ता आहिस्ता करके आपको राइट इशू समझाते हैं प्रैक्टिकल। सुनो, एक कंपनी का इशूड ओएससी, इशूड ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल $1 लाख एट द रेट $1 पर शेयर, एट द रेट $1 पर शेयर, ठीक है। अब नीचे लिखा हुआ है कंपनी जस्ट मेड a right issue of 1 for 10 using 1 for 10 at an issue price of $3 पर शेयर, ठीक है। रिक्वायरमेंट में सिर्फ एंट्री मांगी है, एंट्री बनानी है, सही है। चलो कॉपी कर लो, क्वेश्चन कॉपी कर लो। क्वेश्चन कॉपी कर लें प्लीज। सुनिए बेटा, अब जरा पहले बच्चों की तरह, यहाँ लिखा है इशूड ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, इससे पता लग जाता है कि कंपनी ने आज तक शेयर कितने इशू किए हैं। बेटा आप सबने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि शेयर कैपिटल इज ऑलवेज रिकॉर्डेड एट पार वैल्यू, पढ़ा था। शेयर कैपिटल इज ऑलवेज रिकॉर्डेड एट फेस वैल्यू या पार वैल्यू, शेयर कैपिटल इज ऑलवेज रिकॉर्डेड एट फेस वैल्यू या पार वैल्यू। तो शेयर कैपिटल के सामने जो भी वैल्यू लिखी होती है ना वो फेस वैल्यू होती है, जो भी वैल्यू लिखी होती है वो फेस वैल्यू होती है, भूलना नहीं, ठीक है।
तो अब आप सब यहाँ जहां बैठे हैं वहां सोचें, शेयर कैपिटल है $1,00,000 और एक शेयर की फेस वैल्यू $1। शेयर कैपिटल $1,00,000 है और एक शेयर की फेस वैल्यू $1। बताओ बताओ नंबर ऑफ शेयर्स कितने इशू होंगे आज तक, कितने शेयर इशू होंगे सोच के बताओ। $1,00,000 का शेयर कैपिटल है और फेस वैल्यू है $1। तो एक सेकंड में आप बता सकते हैं विदाउट एनी मैथ्स, इतना मैथ्स भी मुश्किल नहीं है, 1,00,000 शेयर इशू होंगे, 1,00,000 शेयर्स इशू होंगे। ये कैसे निकाला आपने, ये भी सीख लें। कभी भी आपने आज के बाद ये निकालना है ना, नंबर ऑफ शेयर्स इशूड, ये देखें यहाँ लिख रहा हूँ मैं, फॉर्मूला लिख रहा हूँ, नंबर ऑफ शेयर्स इशूड कभी भी निकालने हैं तो ऊपर न्यूमरेटर में लिखना है आपने इशूड ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल डिवाइड बाय फेस वैल्यू पर शेयर। सही, ये फॉर्मूला इसका, इशूड ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल डिवाइड बाय फेस वैल्यू पर शेयर। तो बेटा इधर देखिए मेरे बच्चों, $1,00,000 का शेयर कैपिटल है और एक शेयर की फेस वैल्यू है $1। तो योर नंबर ऑफ शेयर्स आर 100,000 शेयर्स। ठीक है, दैट मीन्स कंपनी हैज ऑलरेडी इशूड 1,00,000 शेयर्स। कंपनी ने ऑलरेडी 1,00,000 शेयर इशू किए हुए। अब सुने, यहाँ देखें कंपनी, अब देखें कंपनी ने एक अनाउंसमेंट की, आज एक अनाउंसमेंट की, कंपनी जस्ट मेड अ राइट इशू, कंपनी जस्ट मेड अ राइट इशू ऑफ 1 for 10, 1 for 10, 1 for 10 का मतलब जिसके पास भी 10 शेयर है उसको एक शेयर मिल जाएगा। सुकून से सुने, मैं दो तरीके से समझाऊंगा, जो अच्छा लगे कर लेना। जिसके पास भी 10 शेयर है उसको एक और मिल जाएगा। तो जरा सोचो, 10 पे एक, इधर 10 पे एक मिल रहा है ना, तो 100 शेयर पे 10 मिलेंगे। जब 10 पे एक मिल रहा है तो 100 पे मिलेंगे 10, और 1000 शेयर पे 100 शेयर मिलेंगे, और 10,000 शेयर पे 1,000 शेयर मिलेंगे, और 1,00,000 शेयर पे 10,000 शेयर मिलेंगे। तो सीधी बात है, हमने ऑलरेडी 1,00,000 शेयर इशू किए हैं। क्वेश्चन में देखें, हमने ऑलरेडी 1,00,000 शेयर इशू किए हुए, तो 1,00,000 शेयर पे 10,000 शेयर और इशू करेंगे। तो बच्चे ने कहा ये तो बहुत मुश्किल तरीका है, सोच सोच के हमारी तो जान निकल जाएगी। मैंने कहा मैं तुम्हें आसान तरीका बताता हूँ, ये तो मैंने मुश्किल तरीका बताया था, लेकिन आंसर याद रखना 10,000 ही आएगा। इधर देखो मैं तुम्हें एक और तरीका बताता हूँ, ये देखो यहाँ लिखा है ना 1 for 10, 1 for 10। आप सिर्फ ये सोचो, एक 10 का कितने परसेंट होता है, 1 ऊपर रखो 10 नीचे रखो, एक 10 का कितने परसेंट होता है पता है? 1 10 का होता है 10%। यस, तो यूं कर लो 1/10 इंटू 100, 1/10 इंटू 100 10% आएगा। तो मैं यूं बोलूंगा दिस, यूं बोलूंगा दिस इज अ 10% राइट इशू, दिस इज अ 10% राइट इशू, दिस इज अ 10% राइट इशू। तो इसका मतलब ये है कि जितने शेयर्स कंपनी ने ऑलरेडी इशू कर दिए, जागे, जितने शेयर्स कंपनी ने ऑलरेडी इशू कर दिए उसके 10% और करेगी, उसके 10% और करेगी। तो अभी अभी जो नए राइट शेयर्स इशू होंगे, अभी अभी जो नए राइट शेयर्स इशू होंगे वो 10,000 शेयर्स हैं। अभी अभी जो नए राइट शेयर्स इशू होंगे वो 10,000 शेयर्स हैं। अभी अभी जो नए राइट शेयर्स इशू होंगे वो 10,000 शेयर्स हैं, वो 10,000 शेयर्स हैं। सही है, अभी अभी जो नए राइट शेयर्स इशू होंगे वो 10,000 शेयर्स होंगे, वो 10,000 शेयर्स होंगे। ओके राइट, अब सामने देख लें, आपके पास इशू प्राइस कितनी है, इधर देखें, अभी अभी जो नए शेयर्स इशू होंगे वो 10,000 शेयर्स होंगे पक्का। आपके पास एक एक शेयर की इशू प्राइस कितनी है देखते हैं। देखो एट एन इशू प्राइस ऑफ, आईपी का मतलब इशू प्राइस है, $3 में एक एक शेयर इशू किया है, और एक एक शेयर की फेस वैल्यू कितनी थी बताओ, फेस वैल्यू ऊपर ही लिखी हुई थी 1, फेस वैल्यू थी $1। जरा सोच के बताएंगे, एक एक शेयर की इशू प्राइस $3 है, फेस वैल्यू 1 है, तो प्रीमियम कितना होगा, एक एक शेयर का प्रीमियम होगा $2। वेरी सिंपल, इशू प्राइस 3 है, फेस वैल्यू 1 है, तो प्रीमियम $2 होगा। बच्चे ने कहा उस्ताद इसकी एंट्री बना दो, मैंने कहा बहुत सिंपल एंट्री बनेगी, देखें यहाँ बन रही है। बताओ जो राइट शेयर यानी जो नए शेयर इशू हो रहे हैं वो कितने, 10,000 शेयर हैं। ये देखें, जो राइट शेयर यानी जो नए शेयर इशू हो रहे हैं वो 10,000 शेयर हैं, और एक एक शेयर पे कितना पैसा आ रहा है, एक एक शेयर पे कितना पैसा आ रहा है, $3, एक एक शेयर पे आ रहा है $3। फिर बोल रहा हूँ 10,000 शेयर इशू कर रहे हैं, एक एक शेयर पे $3 आ रहा है, 10,000 इंटू $3 करो तो बैंक डेबिट हो जाएगा $30,000 से, बैंक डेबिट हो जाएगा कितने से, $30,000 से। हाँ अच्छा बेटा, 10,000 शेयर इशू कर रहे हैं और एक एक शेयर की फेस वैल्यू $1। जरा सोचो, राइट इशू में मालिकों के घर से पैसा आ रहा है तो कैपिटल तो बढ़ेगा, मालिकों के घर से इन्वेस्टमेंट आ रही है तो कैपिटल तो बढ़ेगा। तो शेयर कैपिटल इज ऑलवेज रिकॉर्डेड एट फेस वैल्यू, शेयर कैपिटल इज ऑलवेज रिकॉर्डेड एट फेस वैल्यू। तो 10,000 शेयर इशू कर रहे हैं, एक एक शेयर की फेस वैल्यू है 1, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना है, 10,000 आ गया। और बेटा शेयर प्रीमियम यहीं से डायरेक्ट निकाल लो, डिफरेंस लो, ये आ जाएगा प्रीमियम। सही है, तो ये आपके सामने मैंने पहली डबल एंट्री बना दी है राइट इशू की, ये फर्स्ट क्वेश्चन था, देख सकते हैं ये फर्स्ट क्वेश्चन था राइट इशू का। प्लीज नोट डाउन, प्लीज नोट डाउन, सब चीजें लिखनी है, देखो लिखना है, नोट्स बन रहे हैं आपके।
आईपी मींस इशू प्राइस, आईपी मींस इशू प्राइस भाई, ये इशू प्राइस और आईपी एक ही चीज है भाई मेरे दोस्त। ये इशू प्राइस और आईपी, इशू प्राइस को हम लोग शॉर्टकट में आईपी लिख देते हैं यार कभी कभार। प्लीज नोट डाउन, प्लीज नोट डाउन। बोलो भाई, बोलो जी। चलो मैं क्वेश्चन चेंज कर रहा हूँ, आप लोग खुद करेंगे, अब मैं आप लोग को चांस दूंगा बेटा। चलें। अब देखो फेस वैल्यू $0.5 है, फेस वैल्यू कितनी है? 0.5। कंपनी मेड अ राइट इशू, कम ऑन स्टार्ट प्लीज, ऑफ 1 for 5, देखें, एट एन $2 पर शेयर। सही है, सेम वही रिक्वायरमेंट है, एंट्री बनानी है। करो स्टार्ट, करो करो करो, निपटाओ, छोटा सा काम ही, को बड़ा काम नहीं है, निपटाओ निपटाओ। पहले निकाल लो नंबर ऑफ शेयर्स इशूड, सबसे पहले आप लोगों ने निकालना होगा नंबर ऑफ शेयर्स इशूड। करें बेटा प्लीज, करके दें। करो बेटा। चलो अब इधर देखो, इशूड ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, इशूड ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल इज $300,000 और फेस वैल्यू इस बार कितनी है बेटा? 0.5। ठीक है, सबसे पहले नंबर ऑफ शेयर्स इशूड निकाल लो, सीधा सीधा बिल्कुल तरीके से चलो।
शेयर कैपिटल है $3 लाख, शेयर कैपिटल कितना है $3 लाख, और फेस वैल्यू इस बार 0.5, ठीक है, डिवाइड करें। ऑलरेडी इदारे ने 6 लाख शेयर इशू किए हुए हैं, ऑलरेडी इदारे ने 600,000 शेयर इशू किए हुए हैं, इसको आराम से देख लें, ठीक है। अब कंपनी मेड अ राइट इशू 1 for 5, सोचें बेटा, 1 for 5 का मतलब जिसका 5 शेयर है उसको एक शेयर और मिलेगा। आप पहले परसेंटेज निकाल लें, बताएं एक 5 का कितना परसेंट था, 1 5 का कितना परसेंट था, 1/5 इंटू 100 कर लो तो आ जाएगा 20%। तो आप बड़े सिंपल स्टाइल में कह सकते हो दिस इज अ 20% राइट इशू, दिस इज अ 20% राइट इशू, राइट। तो ऑलरेडी 6 लाख शेयर इशू हुए हैं, ऑलरेडी 6 लाख शेयर इशू हुए हैं, आप 6 लाख का 20% शेयर और इशू कर रहे हो, तो ये हो जाएगा 1,20,000 शेयर्स, 1,20,000 शेयर्स, 1,20,000 शेयर्स, सही है। ये आ गए आपके पास राइट शेयर्स, ये आ गए आपके पास राइट शेयर्स, 1,20,000 शेयर्स आ गए राइट शेयर्स, सही है। ये नए शेयर आप इशू करोगे। अब देखते हैं बेटा, फ्री में तो इशू नहीं करोगे, पैसे लोगे ना, पैसे लोगे, कितने लोगे। एक एक शेयर की इशू प्राइस है $2 और एक एक शेयर की फेस वैल्यू है 0.5। एक एक शेयर की इशू प्राइस है $2 और फेस वैल्यू 0.5 है, तो प्रीमियम कितना हुआ बेटा, 1.5 हुआ। आराम से एंट्री बनाओ, दिल खोल के एंट्री बनाओ। 1,20,000 शेयर अभी अभी नए शेयर इशू कर रहे हो, 1,20,000 राइट शेयर इशू कर रहे हो, और एक शेयर के बदले $2 का कैश आ रहा है। 1,20,000 शेयर इशू कर रहे हो और एक शेयर के बदले $2 का कैश आ रहा है, तो 1,20,000 टाइम्स $2, 1,20,000 टाइम्स $2, तो बेटा बैंक डेबिट हो जाएगी आपकी 2,40,000 से, सही। कॉमन सेंस की बात है कि दुनिया की कोई भी कंपनी शेयर इशू करती है तो शेयर कैपिटल बढ़ता है, दुनिया की कोई भी कंपनी शेयर इशू करती है तो शेयर कैपिटल बढ़ता है, और शेयर कैपिटल ऑलवेज पार वैल्यू से बढ़ता है, पार वैल्यू। तो 1,20,000 शेयर मल्टीप्लाई बाय पार वैल्यू है 0.5, 1,20,000 शेयर मल्टीप्लाई बाय पॉइंट वैल्यू है 0.5, तो 120,000 इंटू 0.5 करो, ये ओएससी आ जाएगा कितना, 60,000। और बताओ बेटा प्रीमियम कितना आएगा, 1,80,000 आ जाएगा, खत्म हो गया। ये एंट्री बन गई, देख लो। ठीक, अब किसी ने कर लिया था, बोलो, कर लिया था, बोलो। करो। अब तेज होना चाहिए, थोड़ा, थोड़ा सा और तेज होना चाहिए, अब थोड़ा सा और तेज होना चाहिए। करो बेटा, फेस वैल्यू 0.25 है इस बार, फेस वैल्यू 0.25 है।
चलो बेटा, अब कैसे होगा? अगर आपने यहाँ नंबर ऑफ शेयर्स इशूड निकालने तो कैसे निकालेंगे? शेयर कैपिटल है आपके पास $250,000। बेटा फेस वैल्यू कितनी है? 0.25। तो आपके पास 1 मिलियन शेयर्स, 10 लाख शेयर्स आपने ऑलरेडी इशू किए हुए हैं। सही है। अब आप कंपनी कर रही है 2 for 5 का राइट इशू, 2 for 5 का राइट इशू, 2 for 5, 2 for 5, 2/500 कर लो, ये होता है 40%। तो मैं कह सकता हूँ दिस इज दिस इज अ 40% राइट इशू, दिस इज अ 40% राइट इशू। तो भाई ऑलरेडी जितने शेयर इशू किया था उसका 40% और करेंगे, तो 40% लिखा, 1 मिलियन का 40% होता है 4 लाख शेयर। सही है बेटा। तो अभी अभी जो हम नए शेयर इशू करेंगे वो 400,000 शेयर होंगे, वो 400,000 शेयर होंगे। सही। अब जरा इधर देखें, इस बार एक एक शेयर की इशू प्राइस हमने रखी है $1। बेटा देखते रहें, और एक एक शेयर की फेस वैल्यू है 0.25। ओके, तो एक एक शेयर का प्रीमियम होगा 0.75। एक एक शेयर का प्रीमियम होगा 0.75। बहुत आराम से एंट्री बनेगी। 4 लाख नए राइट शेयर इशू किए। नए राइट शेयर्स कितने? 4 लाख शेयर हैं। एक एक शेयर पे पैसा कितना आ रहा है? $1। 4 लाख शेयर इशू किए, एक एक शेयर पे पैसा आ रहा है $1। तो 400,000 इंटू 1, बेटा बैंक डेबिट हो जाएगी 4 लाख से। हाँ जी। शेयर कैपिटल, जब भी दुनिया की कोई भी कंपनी शेयर इशू करती है तो शेयर कैपिटल बढ़ता है। दुनिया की कोई भी कंपनी शेयर इशू करती है तो शेयर कैपिटल बढ़ता है, और शेयर कैपिटल इज ऑलवेज रिकॉर्डेड एट पार वैल्यू। तो 4 लाख शेयर इशू किए हैं, एक शेयर की पार वैल्यू 0.25 है, सिंपली मल्टीप्लाई करें 400,000 मल्टीप्लाई बाय 0.25, तो ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल आ जाएगा 100,000, और बाकी प्रीमियम में चला जाएगा। देख लो, मेरे ख्याल से आप लोगों ने कर भी लिया होगा, कुछ बच्चों ने कर भी लिया होगा। चलो, एक लास्ट थिंग है, वो आज की क्लास की लास्ट ही होगी बस, इसी से बोनस इश्यू लिखें बेटा, ये कॉपी करें पहले। लिख लो बेटा, सब सब साथ साथ लिख लो बेटा प्लीज।
लिख लो प्लीज। चले बात सुने। बोनस इशू। बोनस इशू क्या है, एक पहले हिस्ट्री सुना दूं इसकी। देखें, एक कंपनी थी जिन्होंने पिछले कुछ सालों से डिविडेंड दे रही थी। तो डिविडेंड, वैसे ऑर्डिनरी डिविडेंड देना फर्ज नहीं है, वैसे ऑर्डिनरी डिविडेंड देना डायरेक्टर्स की मर्जी है, वो खुद डिक्लेयर करते हैं, अपनी मर्जी से अनाउंस करते हैं हालात देख के। तो अब एक ऐसा साल आया कि जिसमें हमने डिविडेंड नहीं दिया, तो डायरेक्टर्स ने एजीएम में एक लेक्चर दिया शेयर होल्डर्स को कि अब हमारे आने वाले वक्तों में बड़े अच्छे प्लान्स हैं और बहुत अच्छा कैश आने वाला है, तो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर आपको अच्छा डिविडेंड देंगे। सही है, एक इस तरह उनको मोटिवेट किया। लेकिन जब नेक्स्ट ईयर आया ना, तो वंस अगेन लिक्विडिटी इश्यूज थे, वंस अगेन पैसे नहीं थे, कंपनी के जेब में पैसे नहीं थे। तो अब जब पैसे नहीं थे तो कंपनी ने कहा यार अब हम डिविडेंड तो नहीं देते, और अगर डिविडेंड ना दे तो कोई कुछ कर नहीं सकता, लीगली हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन बोला फिर भी हमारे शेयर होल्डर्स को हमने एक बात की थी, वो एक्सपेक्ट करते हैं हमसे। तो उन्होंने कहा कि हम एक काम करते हैं, इधर देखें, कैश डिविडेंड नहीं देते, कैश डिविडेंड नहीं देते, बल्कि शेयर्स की फॉर्म में डिविडेंड देते हैं। यानी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स में फ्री में शेयर्स बांट देते हैं, अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को बजाय कैश देने के फ्री में शेयर्स बांट देते हैं। तो इस फलसफे का नाम है बोनस इशू। इसका नाम क्या है? बोनस इशू। सुने, बोनस इशू इज बेसिकली फ्री इशू ऑफ शेयर्स टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। बोनस इशू इज बेसिकली free issue of shares to existing shareholders, free issue of shares to existing shareholders, free issue of shares to existing shareholders। याद है? ओके, इट्स लाइक डिविडेंड्स इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स। देखो नजर आ रहा है, फ्री इशू ऑफ शेयर्स, यानी आपने फ्री में शेयर्स बेच दिए। देखो राइट इशू पैसों वाला था, राइट इशू में नोट आ रहा था, पैसा आ रहा था। इट्स लाइक डिविडेंड्स इन द फॉर्म, फ्री में शेयर्स बांट दिए, फ्री में शेयर्स बांट दिए, राइट। तो जब फ्री में शेयर्स बांट दिए, सोचें, तो कंपनी के पास एक पाई भी नहीं आई। इस वाले शेयर इशू के बदले कंपनी के अंदर एक पाउंड भी आके नहीं गिरा। तो नॉट अ सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर कंपनी, इट्स नॉट अ सोर्स ऑफ फाइनेंस। देखो उसमें पैसे आ रहे थे, उसमें कंपनी फाइनेंस जनरेट कर रही थी। राइट इशू में कंपनी फाइनेंस जनरेट कर रही थी, इसमें कंपनी कोई फाइनेंस जनरेट नहीं कर रही। तो बेटा इट्स नॉट अ सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर कंपनी। बच्चे ने कहा इसकी एंट्री कैसे बनती है? इसकी तो और छोटी सी एंट्री होती है, इसकी एक नन्ही सी एंट्री होती है। आइए देखें, एक कंपनी का इशूड ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल है $100,000 एट द रेट $1 पर शेयर। तो सबसे पहले नंबर ऑफ शेयर्स इशूड निकाल लूं, वही जैसे पहले निकाल रहे थे वैसे ही है। सुने, यहां मैंने लिखा नंबर ऑफ शेयर्स इशूड। बेटा इधर देखें, इशूड ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल कितना है? $100,000 है। प्लीज सब बच्चे अलर्ट हो जाएं। और फेस वैल्यू कितनी है? $1। इशूड ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल है $100,000 और फेस वैल्यू इज $1। तो 100,000 डिवाइड बाय $1 कितना होता है? 100,000 शेयर्स। ओके, अब बताओ एक एक शेयर की ये तो 100,000 शेयर्स आ गए, सही। यानी कंपनी हैज ऑलरेडी इशूड 100,000 शेयर्स। कंपनी हैज ऑलरेडी इशूड 100,000 शेयर्स, यस। अब
कंपनी मेड अ बोनस इशू ऑफ 1 फॉर 10, सीधी सी बात है, जिसके पास 10 शेयर है उसको 1 शेयर और मिल जाएगा। बेटा परसेंटेज निकालना तुम्हें सिखा दिया है। बताओ 1 फॉर 10 मीन्स 1 10 का कितने परसेंट होता है? 1 फॉर 10 मीन्स 10%। तो मैं पूरी कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ दिस इज अ 10% बोनस इशू, दिस इज अ 10% बोनस इशू। तो ऑलरेडी 1 लाख शेयर इशू किए हुए, 1 लाख का 10% कितना होता है? 1 लाख का 10% होता है 10,000 शेयर्स। 1 लाख का 10% होता है 10,000 शेयर्स, 10,000 शेयर्स, सही है? 10,000 शेयर्स होता है। अब मुझे बताओ, इधर देखो, इधर देखो, एक एक शेयर की एक एक, अब बच्चे ने कहा इसकी एंट्री आप बना देंगे। आप, बच्चे ने कहा इस बोनस शेयर्स की आप एंट्री बना देंगे। मैंने कहा बिल्कुल बनाते हैं, आइए एंट्री बना देते हैं। इधर देखिए, इधर देखिए, मैं एंट्री बना रहा हूँ यहाँ, सामने देखिए मेरी तरफ। दुनिया की कोई भी कंपनी, कंपनी ने शेयर इशू किया ना, तवज्जो इधर, शेयर इशू किया ना, दुनिया की कोई भी कंपनी शेयर इशू करती है तो शेयर कैपिटल बढ़ता है। दुनिया की नए शेयर इशू करोगे तो रिकॉर्ड तो करोगे ना, नए शेयर इशू करोगे तो रिकॉर्ड तो करोगे ना। तो दुनिया की कोई भी कंपनी शेयर इशू करती है तो शेयर कैपिटल बढ़ता है, और शेयर कैपिटल ऑलवेज पार वैल्यू से बढ़ता है, फेस वैल्यू से बढ़ता है। देखो इधर कितने शेयर इशू हो रहे हैं, देखो 10,000 शेयर, और एक एक शेयर की फेस वैल्यू है 1। सब देखें, 10,000 शेयर इशू हो रहे हैं और एक एक शेयर की फेस वैल्यू है 1। तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 1, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल 10,000 से क्रेडिट हो जाएगा, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल 10,000 से क्रेडिट हो जाएगा। अब बच्चे ने फौरन से क्या सवाल किया, जरा सुनना। बच्चे ने कहा ये बताएं पैसे कितने से डेबिट होंगे। बच्चे ने कहा ये तो बताएं पैसा कितने से डेबिट होगा। मैंने कहा जरा स्क्रीन पे जाके देख लो, स्क्रीन पे जाके देख लो, बोनस इशू के आगे लिखा है फ्री इशू। स्क्रीन पे देखें, बोनस इशू के आगे लिखा है फ्री इशू। पैसे तो आए नहीं है, पैसे तो आए ही नहीं है, तो पैसा तो डेबिट नहीं हो सकता। तो अब बच्चे ने कहा क्या डेबिट होगा। अब मैंने कहा जरा गौर से सुनना बेटा, पिछली बार शेयर होल्डर ने खुद पैसे देके फाइनेंस करवाया था। पिछली बार जो शेयर इशू हुआ था, कान खोलो, वो शेयर होल्डर ने खुद पैसा देकर फाइनेंस करवाया था। इस बार शेयर होल्डर ने पैसे नहीं दिए, इस बार जो हम गिफ्ट दे रहे हैं, फ्री शेयर एक गिफ्ट है। इस बार जो हम गिफ्ट दे रहे हैं वो हमें अपने किसी ना किसी रिजर्व से फाइनेंस करना होगा, वो हमें अपने किसी ना किसी रिजर्व से फाइनेंस करना होगा। यानी हमें अपने किसी ना किसी रिजर्व को कम करके शेयर इशू करने होंगे। तो वो रिजर्व आप लोग के लेवल पे नॉर्मली शेयर प्रीमियम होता है। वो रिजर्व आप लोगों के लेवल पे नॉर्मली शेयर प्रीमियम होता है। देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, देखो लिखा हुआ है यूजिंग शेयर प्रीमियम अकाउंट फॉर दिस पर्पस। देखो लिखा हुआ है यूजिंग शेयर प्रीमियम अकाउंट फॉर दिस पर्पस। यानी हम क्या करेंगे, शेयर प्रीमियम को कम करके शेयर कैपिटल को बढ़ाएंगे। शेयर प्रीमियम को कम करके शेयर कैपिटल को बढ़ाएंगे। तो शेयर प्रीमियम कम होगा तो वो डेबिट हो जाएगा, शेयर प्रीमियम कम होगा तो वो डेबिट हो जाएगा। तो बेटा ये इसकी एंट्री बन जाएगी, शेयर प्रीमियम डेबिट और शेयर कैपिटल क्रेडिट। शेयर प्रीमियम डेबिट और शेयर कैपिटल क्रेडिट। बच्चे ने कहा इसमें पैसे नहीं है। बेटा कैसे होंगे पैसे, सोचो पैसे कैसे होंगे, दिस इज अ फ्री इशू, पैसे तो है ही नहीं इसमें। तो ये गिफ्ट है, ये हम शेयर होल्डर को गिफ्ट दे रहे हैं, तो हमें किसी ना किसी अकाउंट से फाइनेंस करना होगा। तो आप लोगों के लेवल पे वो अकाउंट शेयर प्रीमियम होता है। तो आप शेयर प्रीमियम को कम करके शेयर कैपिटल को बढ़ा दोगे, आप शेयर प्रीमियम को कम करके शेयर कैपिटल को बढ़ा दोगे। तो शेयर प्रीमियम डेबिट, क्योंकि कोई भी रिजर्व कम होता है तो डेबिट होता है, शेयर प्रीमियम डेबिट और शेयर कैपिटल क्रेडिट, ये इसकी डबल एंट्री है। अच्छा ये एक और चीज याद रखना, ये एंट्री फेस वैल्यू पे बन रही है, ये एंट्री फेस वैल्यू या पार वैल्यू पे बन रही है, ये एंट्री फेस वैल्यू या पार वैल्यू पे बन रही है, प्लीज नोट। मार्केट वैल्यू का कोई लिंक नहीं है, बोनस इशू का मार्केट वैल्यू से कोई लिंक नहीं है बेटा, याद रखना, सिर्फ फेस वैल्यू से लिंक है, याद रखना।
लिख लिया बेटा? बेटा जी लिख लिया? चलो नेक्स्ट, छोटे छोटे सवाल आते हैं। अब मैं आपको दोनों बैलेंस दे रहा हूँ, शेयर कैपिटल का बैलेंस भी दे रहा हूँ, शेयर प्रीमियम का बैलेंस भी दे रहा हूँ। शेयर प्रीमियम का बैलेंस भी आपके पास लिख के दे रहा हूँ। ये एग्जिस्टिंग बैलेंसेस हैं, सही है। अब कंपनी मेड अब रिक्वायरमेंट क्या है देखो, सुनो तो रिक्वायरमेंट पढ़ना। रिवाइज्ड बैलेंसेस ऑफ ओएससी एंड प्रीमियम। देखो बेटा, ऑलरेडी आपके पास, मेरे बच्चों ऑलरेडी आपके पास शेयर कैपिटल कितने का है? देखो शेयर कैपिटल है आपके पास ऑलरेडी 4 लाख का है और शेयर प्रीमियम 4.5 लाख का है, सही है। ये एग्जिस्टिंग हालात हैं। ये बोनस इशू हुआ है 1 for 5 का, 1 for 5 का एक बोनस इशू हुआ है। इसके बाद आप बताएं शेयर कैपिटल कितना हो जाएगा और शेयर प्रीमियम कितना हो जाएगा। शेयर कैपिटल कितना हो जाएगा और शेयर प्रीमियम कितना हो जाएगा, प्लीज स्टार्ट। शेयर कैपिटल कितना हो जाएगा और शेयर प्रीमियम कितना हो जाएगा, बताएं। करें क्वेश्चन, अभी मैंने आपको कराया, वैसे ये बोनस इशू का सवाल है। नंबर ऑफ शेयर्स इशूड बताएं कितने होंगे। शेयर कैपिटल डिवाइड बाय फेस वैल्यू, सबसे पहला काम हम लोग यही करते हैं। शेयर कैपिटल डिवाइड बाय फेस वैल्यू। शेयर कैपिटल है 4 लाख का, देखें सब आंखें खोल लें। फेस वैल्यू है $0.5, ओके। तो हमने ऑलरेडी, वी हैव ऑलरेडी इशूड 800,000 शेयर्स। वी हैव ऑलरेडी इशूड 800,000 शेयर्स, 8 लाख शेयर्स, बहुत सिंपल। और कंपनी ने आज 1 for 5 का एक बोनस इशू किया है। 1 for 5, 1/5, 1/5 इंटू 100 करोगे तो 20%। दिस इज अ 20% बोनस इशू। तो ऑलरेडी 8 लाख शेयर इशू किए हुए, 8 लाख का 20% और निकाल लें तो 1,60,000 शेयर्स बनते हैं। 1,60,000 शेयर्स बनते हैं, 1,60,000 शेयर्स बनते हैं। तो जो नए बोनस शेयर्स हैं वो 1,60,000 शेयर्स हैं। हाँ पक्का देख लो, रुक रहा हूँ एक 10 सेकेंड। अब बहुत गौर से सुने यार, शेयर्स की एंट्री नहीं बनती, पैसों की एंट्री बनती है। एंट्री हमेशा दौलत की बनती है, पैसों की। तो अब बताओ, दुनिया की कोई भी कंपनी शेयर इशू करती है तो शेयर कैपिटल बढ़ता है। दुनिया की कोई भी कंपनी शेयर इशू करती है तो शेयर कैपिटल बढ़ता है, और शेयर कैपिटल ऑलवेज पार वैल्यू यानी फेस वैल्यू से बढ़ता है। फेस वैल्यू। तो 1,60,000 शेयर है और एक एक शेयर की फेस वैल्यू 0.5। 1,60,000 शेयर है और एक एक शेयर की फेस वैल्यू 0.5।
तो 1,60,000 इंटू 0.5 होता है 80,000। 1,60,000 इंटू 0.5 होता है 80,000। तो आपका शेयर कैपिटल 80,000 से बढ़ जाएगा। और बताओ पैसे तो आए नहीं है, तो ये सारा बोझ, ये बोझ किस रिजर्व पे डालेंगे? क्या नाम लिखा है? यूजिंग शेयर प्रीमियम। तो शेयर प्रीमियम को कम कर देना, शेयर प्रीमियम को कम कर देना, सही है। तो शेयर प्रीमियम डेबिट और शेयर कैपिटल क्रेडिट, शेयर प्रीमियम डेबिट और शेयर कैपिटल क्रेडिट। ओके, पक्का? देख लो भाई, किसी ने किया था? पहले मुझे ये बताओ, एंट्री एंट्री तक पहुंचे थे आप लोग? अब अब इधर देखो, एक एक सवाल है, एक शॉर्टकट तुम्हें सिखाता हूँ, एक एक्स्ट्रा चीज सिखा रहा हूँ। यार ये लंबा चक्कर से बेहतर है एक डायरेक्ट आपको ये 80,000 का आंसर निकालना सिखाऊं, सब यहाँ देखेंगे 80,000 का शॉर्टकट बताता हूँ। यार 1 for 5 20% था ना, 20% बोनस इशू था। कितने परसेंट था? 20% बोनस इशू था। अब मुझे बताएं, आपके पास ऑलरेडी जो भी शेयर कैपिटल हो ना, शेयर कैपिटल 4 लाख का था। देखो, शेयर कैपिटल ऑलरेडी 4 लाख का था। सब बच्चे जहां बैठे हैं एक काम करें, इस शेयर कैपिटल को डायरेक्ट 20% से मल्टीप्लाई कर दो। 4 लाख के शेयर कैपिटल को डायरेक्ट 20% से मल्टीप्लाई करो, देखो डायरेक्ट एंट्री बन जाएगी, डायरेक्ट 80,000 की एंट्री बन जाएगी। देखो ये बोनस इशू के अंदर ये शॉर्टकट लगता है कि जो भी तुम्हारा इशू ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल हो ना, उसको डायरेक्ट आप बोनस इशू के परसेंटेज से मल्टीप्लाई करो, डायरेक्ट एंट्री का अमाउंट आ जाएगा। तो 4 लाख का 20%, देखो 80,000 की डायरेक्ट एंट्री बन गई। नहीं समझे? अब मैं तुमसे जो असल रिक्वायरमेंट है वो सॉल्व कराया था। उसने मांगा क्या था? उसने कहा था कि यार शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम का बैलेंस बताओ। तो आपके पास शेयर कैपिटल ऑलरेडी कितना था और प्रीमियम कितना था? देखो, शेयर कैपिटल तुम्हारे पास ऑलरेडी था 4 लाख का, ऑलरेडी शेयर कैपिटल ये था 4 लाख का, और शेयर प्रीमियम ऑलरेडी कितना था? 4.5 लाख का। शेयर कैपिटल ऑलरेडी 4 लाख का था और शेयर प्रीमियम ऑलरेडी 4.5 का था। पक्का? अब एंट्री को देखो, पोस्ट करो। सिर्फ एंट्री बनाने के लिए नहीं, पोस्ट करने के लिए भी होती है। एंट्री बनाने के लिए नहीं, पोस्ट करने के लिए होती है। बताओ शेयर कैपिटल क्रेडिट हो रहा है नहीं बढ़ रहा है? तो शेयर कैपिटल को आप 80,000 से बढ़ा देना, शेयर कैपिटल 80,000 से बढ़ जाएगा, और शेयर प्रीमियम 80,000 से कम हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4,80,000 और ये हो जाएगा 3,70,000। सही है बेटा? ये रहा आपके पास रिवाइज्ड बैलेंसेस, ये आपके पास रिवाइज्ड बैलेंसेस आ गए हैं, ये आपके पास रिवाइज्ड बैलेंसेस आ गए हैं, देख सकते हैं प्लीज। ये रहे, दीज आर योर रिवाइज्ड बैलेंसेस, प्लीज देख लें। कर लिया? मैं नया कुछ नहीं पढ़ा रहा हूँ, उसी की सिर्फ प्रैक्टिस करा रहा हूँ तुम लोग को।
ये लास्ट क्वेश्चन कर दो, 1 मिनट का सवाल है। अब तुम लोग अगर चालाक बच्चे हो ना तो डायरेक्ट आप लोग डायरेक्ट एंट्री बना सकते हो, आप लोग डायरेक्ट भी एंट्री बना सकते हो। अगर तुम लोगों में अकल है तो आप यू कैन मेक एंट्री डायरेक्टली। बताओ कितने की एंट्री बनेगी, कितने की एंट्री बनेगी बताओ। बोनस इशू में एक शॉर्टकट भी अप्लाई हो जाता है। करो। बस सही है, खत्म। 2 for 5 मीन्स 40%। बस जितना शेयर कैपिटल है ना, डायरेक्ट शॉर्टकट से करा रहा हूँ, जितना शेयर कैपिटल है उसी को 40% से मल्टीप्लाई कर दो। 3.5 लाख का 40% कितना होता है? 1,40,000। तो शेयर कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा 1,40,000 से और प्रीमियम डेबिट हो जाएगा। ठीक है भाई, ऐसा ही है, कर लिया था। अभी इस पे एक और बड़ी क्लास पूरी दूंगा, इस पे भी राइट इशू, बोनस इशू, बहुत कुछ पढ़ाऊंगा, इसकी बहुत सारी चीजें करानी है। ठीक है, आज सिर्फ ग्राउंड बना रहा था इसका। इंशाल्लाह हम फिर आगे नेक्स्ट मीटिंग में आगे करेंगे। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।